गुड मॉर्निंग। तो हम लोगों ने देखना स्टार्ट किया हुआ था प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में, और हमने बात किया था कि प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है इनडायरेक्ट तरीके से होता है। भारत में जो इनका प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है वो एक इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू होता है, एक निर्वाचक मंडल के थ्रू होता है। इस निर्वाचक मंडल में दोनों हाउसेस, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के सभी इलेक्टेड मेंबर जो हैं, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं, और साथ ही साथ इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। यानी राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधान परिषदें भाग नहीं लिया करती हैं। यानी अगर आप स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर हैं तो आप राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकते हैं। आप पार्लियामेंट के नॉमिनेटेड मेंबर हैं तो आप राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकते हैं। यहाँ पर यह भी बात हुआ था कि आखिर प्रेसिडेंट को किस तरीके से चुना जाता है, यानी उनके निर्वाचन का जो पद्धति है, मैनर है, वह कैसा है, इसके बारे में भी बात किया था। तो हमने कहा था कि भारत में जो इनका इलेक्शन होता है, जिस तरीके से होता है, जिस मैनर से होता है, उसको प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। यानी सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। और ऐसा जो वोटिंग होता है वह सेक्रेट बैलेट के थ्रू होता है, गुप्त मतदान के थ्रू होता है। राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो गुप्त मतदान के द्वारा होता है, और आनुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से यहाँ पर देखा जाता। आनुपातिक प्रतिनिधित्व में भी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के थ्रू यहाँ इनका चुनाव होता है, एकल हस्तांतरी मत प्रणाली द्वारा यहाँ पर होता है। तो थोड़ा सा इस चीज को समझते हैं कि आखिर राष्ट्रपति का जो निर्वाचन हो रहा है, तो उस राष्ट्रपति के निर्वाचन में ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत क्या होता है। प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये, और मेंस के लिए भी है। तो यहाँ पर ये मालूम होना चाहिए कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व क्या और कैसे है, इस चीज को हम लोगों को देखना है। तो यहां पर पहले एक सामान्य रूप में अगर हम देखें तो जनरली जो है ये माना जाता है कि निर्वाचन के जो अलग अलग यहां पर तरीके हैं, निर्वाचन के माध्यम क्या क्या यहां पर है, या निर्वाचन प्रणालियां, इलेक्टोरल सिस्टम जो है वह डिफरेंट टाइप के होते हैं। हर जगह एक तरीके से चुनाव नहीं होता है। आप देखेंगे प्राइम मिनिस्टर का चुनाव अलग तरीके से है, प्रेसिडेंट का चुनाव अलग है। भारत के प्राइम मिनिस्टर का चुनाव अलग दिखेगा तो हो सकता है कि ब्रिटेन के या अमेरिका के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर का जो चुनाव है वो अलग तरीके से दिखेगा। तो ये क्या यहाँ पर निर्वाचन प्रणाली के स्तर पर कैसे अंतर ये देखा जाता है, अब इस चीज को हमें समझना है। तो सबसे पहले जो एक इलेक्टोरल सिस्टम होता है उसे हम कहते हैं मेजॉरिटी वोट सिस्टम, यानी बहुमत मत प्रणाली। ध्यान से समझिएगा, पहला है मेजॉरिटी वोट सिस्टम यानी बहुमत मत प्रणाली। दूसरा एक सिस्टम होता है जिसे हम कहते हैं प्लूरल वोट सिस्टम यानी बहुल मत प्रणाली। प्लूरल वोट सिस्टम यानी बहुल मत प्रणाली। तीसरा जो यहां पर होता है जिसको हम यहां पर कहते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन यानी आनुपातिक प्रतिनिधित्व। तो इस रूप में हमको क्या करना है, इसको देखना है। इनके जो अलग अलग चुनाव के तरीके होते हैं, निर्वाचन के पद्धति होते हैं, उनकी बात करें। बहुमत मत प्रणाली का मतलब क्या है कि 50% प्लस 1 अगर मत मिल रहे हैं तब आप चुनाव जीतेंगे, अदरवाइज नहीं जीतेंगे। तो आपको क्या चाहिए, मेजॉरिटी चाहिए। अगर मेजॉरिटी नहीं मिल रही है, पॉपुलेशन एक जगह पर एक कंस्टिट्यूएंसी में 100 लोग हैं और आपको अगर चुनाव जीतना है तो आपको जो वोट मिलना चाहिए वो 50% प्लस 1 वोट आपके फेवर में होना चाहिए। बहुल मत प्रणाली का मतलब क्या है कि जहां पर आपको मेजॉरिटी नहीं बल्कि मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट चाहिए। यहां पर क्या चाहिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट चाहिए, यानी सर्वाधिक जो है आपको वोट यहां पर चाहिए। तो यह जो सिस्टम है यहां पर सर्वाधिक मत की जरूरत होती है, मेजॉरिटी की नहीं।
सर्वाधिक मत, यहां पर केवल मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट चाहिए। यानी 4 लोग खड़े हैं चुनाव में, ए, बी, सी और डी। ए को मिलता है 40% जो है वोट मिलता है, बी को 30% वोट मिलता है, सी को 20% और डी को 10%। किसी को भी 50% नहीं मिलता है। तो अगर वहां पर चुनाव प्लूरल वोटिंग सिस्टम के थ्रू हो रहा है तो वहां सबसे अधिक वोट जो पाएगा वो चुनाव जीत जाएगा, भले ही उसको 50% वोट मिले हो या ना मिले। तो इसको प्लूरल वोट सिस्टम कहते हैं। एक जगह जरूरी क्या है कि अगर वहां मेजॉरिटी वोट सिस्टम है तब तो 50% आपको लाना पड़ेगा, प्लूरल वोटिंग सिस्टम है तो आपको मैक्सिमम नंबर लाना होगा। इस प्लूरल वोटिंग सिस्टम को हम FPTP यानी फर्स्ट पास द पोस्ट, जो पहले खंबे को छुएगा, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम भी कहते हैं। ये काफी पॉपुलर रहता है। और इंडिया में हम अगर देखें तो मेजॉरिटी वोट सिस्टम नहीं काम करता है, यही FPTP सिस्टम काम करता है। ये जो लोकसभा का चुनाव आप देखते हैं और ये जो विधानसभा का स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का चुनाव आप देखते हैं ना, इन दोनों में जो चुनाव होता है वो FPTP सिस्टम के थ्रू होता है। भारत में वह फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम या प्लूरल वोटिंग सिस्टम के थ्रू चुनाव होता है। अब लेकिन एक समस्या यहां पर है। समस्या ये है कि एक कंस्टिट्यूएंसी है और वहां पर मान लीजिए कि 40% लोग मुस्लिम हैं या हिंदू हैं या सिख हैं या ईसाई, यानी किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के हैं, और 30% अदर कम्युनिटी के, 20% अदर कम्युनिटी के और 10% अदर कम्युनिटी के। तो मान लीजिए कि अगर मैं चुनाव में खड़ा होता हूं और चुनाव में जो मेरी कम्युनिटी के लोग हैं उनका वोट जो है वो ज्यादा है तो वो वोट मुझे मिल जाएगा। दूसरी कम्युनिटी के लोग में से कोई एक कैंडिडेट खड़ा होगा, उसको दूसरी कम्युनिटी के लोग दे देंगे, तीसरी कम्युनिटी, चौथी कम्युनिटी, इसी तरीके से। यानी चुनाव जीतने के लिए मुझे केवल अपनी जाति और धर्म के हिसाब से चुनाव लड़ना है। हमको 50% वोट तो चाहिए ही नहीं। चुनाव तो ऐसा चल रहा है कि 35% अगर वोट किसी को मिल जाए तो वह चुनाव आराम से जीत सकता है अमूमन। तो 35% वोट हमको चाहिए। तो हमने देखा कि हमारी कास्ट क्या है और उस कास्ट का वोट बैंक कितना है। मान लीजिए हमारी कास्ट का वोट बैंक 20% है, तो हमारी कास्ट जो है उससे और एसोसिएटेड कास्ट जिनको हम अपने साथ जोड़ सकते हैं तो हम उनको अपने साथ जोड़ लें, ऐसे लोगों को, जिससे कि हमारा 35% केवल वोट हो जाए और हम चुनाव वहां पर जीत जाए। तो ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स को बढ़ावा देता है। यह FPTP सिस्टम में एक छोटी प्रॉब्लम आती है कि जो मेजॉरिटी होगा, जिसका पॉपुलेशन ज्यादा होगा वही चुनाव जीतेगा, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट चाहिए। तो मेजॉरिटी जो जिसके पास ज्यादा नंबर ऑफ पॉपुलेशन होगा वो चुनाव जीतेंगे। तो मेजॉरिटेरियन जो है गवर्नमेंट यहाँ पर रहती है। तो एक प्लूरल वोटिंग सिस्टम है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व का मतलब है कि जहां माइनॉरिटीज राइट को प्रोटेक्ट किया जाए, यानी अल्पसंख्यकों का जो हित है, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। इनका कहना है कि कोई भी इलेक्टोरल सिस्टम ऐसा न हो कि जो पॉपुलेशन में कम है उनका कोई रोल न रह जाए। मतलब अगर एक कंस्टिट्यूएंसी में आप खुद सोचिए कि एक जो है कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसका पॉपुलेशन केवल 10% है, जिसकी कास्ट कम्युनिटी का, क्या ये चुनाव जीत पाएगा? अगर कोई एक निर्वाचन क्षेत्र है विधायकी का या सांसदी का और वहां पर 80% लोग हिंदू हैं, तो क्या कोई ईसाई वहां पर चुनाव जीतने की संभावना बनती है? आपको लगता है? भले ही वो कितना योग्य हो, ये संभावनाएं बहुत कम होती जाती हैं। चाहे वह वहां से ईसाई और या फिर किसी ईसाई बहुल क्षेत्र में कोई हिंदू को खड़ा कर दीजिए, ये संभावनाएं कम होती हैं। जो माइनॉरिटी होता है वहां उस क्षेत्र का, वो वहां पर उसको सही स्थान नहीं मिल पाता। इसीलिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व कहता है कितने मत मिल रहे हैं ये नहीं, जनसंख्या कितनी है इसके प्रपोर्शन में सीट्स मिलनी चाहिए। यानी जनसंख्या के अनुपात में यहां प्रतिनिधित्व होना चाहिए। अगर किसी कम्युनिटी का पॉपुलेशन 5% है तो 5% सीट्स वह पार्लियामेंट में उसको मिलनी चाहिए। 5% सीटें कहां पे मिलनी चाहिए? संसद में मिलनी चाहिए।
तो ये इनका मानना है। अब सवाल है कि ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन उनका कैसे होगा, ये माइनॉरिटीज का प्रोटेक्शन कैसे होगा। तो ये दो तरीके लेकर आते हैं। एक तरीका इनका होता है जिसे हम कहते हैं लिस्ट सिस्टम, यानी सूची प्रणाली। एक लिस्ट सिस्टम होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का, और एक सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है, और दूसरा एकल हस्तांतरणीय मत होता है। एकल हस्तांतरणीय मत होता है। लिस्ट सिस्टम का मतलब है कि जब चुनाव होगा, और हमने कहा पहले कि यहां पे तो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंटेशन है, तो लिस्ट सिस्टम में यहां पर उम्मीदवारों का नहीं, दलों का चुनाव होता है। यहां कैंडिडेट नहीं, उम्मीदवार नहीं, आप राजनीतिक दल को जो है मत देते हैं। मतलब हर एक पॉलिटिकल पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, सपा, बसपा, सभी ने 543 सीट्स हैं लोकसभा की, उन पे अपने कैंडिडेट खड़ा कर दिए, और उन्होंने मतलब 543 नाम उन्होंने दिए कि ये हम इतने लोगों को पार्लियामेंट में भेजना चाहते हैं, लोकसभा में। अब आप जब वोट करेंगे तो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी को वोट करेंगे। आप जो वोट करेंगे, लिस्ट सिस्टम की विशेषता है, तो अगर आपने यहां पर वोट किया, बीजेपी को मिले 20% वोट, जितने लोग हैं भारत में उनमें 20% लोगों ने बीजेपी को वोट दिया, 15% जो है वहां पर कम्युनिस्ट पार्टी को या अलग अलग पार्टी को वहां पर दिया। तो अब 20% अगर वोट बीजेपी को मिला, तो लोकसभा में 543 में 20% सीट जो है वह किसको मिलेगा? बीजेपी को मिलेगा। यानी जितना मत प्रतिशत उतना वोट प्रतिशत। तो मत प्रतिशत के अनुपात में वोट प्रतिशत यहां हो जाएगा कि जितने परसेंट वोट पाएंगे उतने परसेंट वो आपको सीट मिलेगी। तो ये यहां पर जो है लिस्ट सिस्टम कहते हैं। लिस्ट दिया जाता है, पॉलिटिकल पार्टीज एक लिस्ट देती हैं और उस लिस्ट के बेसिस पर लोग वहां पर वोट करते हैं। जो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट है इसमें थोड़ा सा अलग है। यहां उम्मीदवार को मत दिया जाता है, उम्मीदवार को मत दिया जाता है। जब लिस्ट सिस्टम होता है तो पूरा देश एक सिंगल कंस्टिट्यूएंसी माना जाता है। मतलब अलग अलग भागों में, जैसे अभी आप लोग सुनते होंगे ना एफपीटीपी सिस्टम में कि ये इलाहाबाद का लोकसभा सीट है, ये बलिया का लोकसभा सीट है, ये बनारस का, ये गाजीपुर का, ये मऊ जौनपुर का लोकसभा सीट सुनते हैं ना, अलग अलग भागों में बटा हुआ है। तो यहां बोला जा रहा है कि ये सब बटे हुए नहीं है, पूरा देश एक है और वहां पे पूरे देश में केवल और केवल राजनीतिक दल को देना है। तो पूरा देश एक निर्वाचन क्षेत्र है। तो यहां सिंगल कंस्टिट्यूएंसी के रूप में वह लिस्ट सिस्टम काम करता है। लेकिन जब सिंगल ट्रांसफरेबल वोट में आते हैं तो पूरे देश को कई टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसी में डिवाइड कर दिया जाता है। तो पूरे देश को अनेक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में क्या कर दिया जाता है? विभाजन। जो अभी बता रहे, अलग अलग टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसी बना दी जाती है, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र बना दिया जाता है। जैसे एफपीटीपी सिस्टम में भी सेम यही होता है, देश में कई प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र होते हैं। अब यहां कंस्टिट्यूएंसी बन गई कि इस जगह से चुनाव होना है। एफपीटीपी सिस्टम और यहां पर सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम में अंतर यह है कि यह मल्टी मेंबर कंस्टिट्यूएंसी होता है, यानी बहुसदस्यीय निर्वाचन यहां पर माना जाता है। यानी जो भारत में अभी चल रहा है उसको हम कहते हैं यहां पर एफपीटीपी सिस्टम, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव के लिए। क्योंकि एक निर्वाचन क्षेत्र से एक ही व्यक्ति को चुना जाता है, लेकिन अगर सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम है तो एक निर्वाचन क्षेत्र से एक से अधिक सदस्यों का चुनाव होगा। एक निर्वाचन क्षेत्र से जो कंस्टिट्यूएंसी होगी, एक निर्वाचन क्षेत्र से एक से अधिक सदस्यों का क्या होगा? निर्वाचन होगा। तो यहां कई लोग, मान लीजिए 4 लोग चुने जाएंगे और इसके पीछे बेसिक फिलॉसफी क्या काम करती है कि वो 4 लोग अलग अलग कम्युनिटी के हो सकते हैं और इससे सभी का रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? बेहतर होगा। इसे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम कहते हैं और राष्ट्रपति के चुनाव में इसी सिस्टम को अप्लाई किया गया है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, जो हमारा संविधान कहता है। तो अगर कभी भी प्रश्न आए
कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, तो राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है, यानी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के थ्रू यहां पर होता है। अब दूसरी चीज भी यहां पर समझिएगा कि राष्ट्रपति का चुनाव सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के द्वारा यहां पर होता है, ये एक सेंटेंस है, लेकिन तकनीकी रूप में अगर कहा जाए, तकनीकी इसलिए बता दे रहा हूं कि ये इंटरव्यू में अगर पूछा जाए तो वैसे तो संविधान में जो लिख दिया गया वही मानना पड़ेगा, लेकिन तकनीकी रूप में हमारे यहाँ एफपीटीपी ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम से राष्ट्रपति का चुनाव नहीं होता है तकनीकी रूप में, क्योंकि हमारे यहाँ बहु सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र नहीं है। राष्ट्रपति के चुनाव में, राष्ट्रपति के चुनाव में एक ही राष्ट्रपति चुना जाता है या 5 राष्ट्रपति चुने जाते हैं? एक ही राष्ट्रपति चुने जाते हैं ना। तो यहाँ बहुत मल्टी मेंबर कंस्टिट्यूएंसी राष्ट्रपति का चुनाव नहीं है, जबकि एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली वहां इस्तेमाल होता है जहां एक से अधिक लोगों को चुना जाना है, एक से अधिक प्रतिनिधियों को चुना जाना है। क्लियर है यहां तक? तो ये तो था यहां पर उनका जो निर्वाचन का तरीका है यहां पर। अब कुछ बेसिक चीजें भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। 1971 के बाद राष्ट्रपति के चुनाव में गंभीरता लाने के लिए वह कई महत्वपूर्ण जो है वहां पर 1969 के बाद से ही कई महत्वपूर्ण बदलाव आने शुरू हो चुके थे। खासकर जब डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में हमने बताया कि उनका आकस्मिक निधन हुआ और उसके बाद वीवी गिरी जी ने इस्तीफा दे दिया, राष्ट्रपति के चुनाव संबंध में बड़ा जो है कंफ्यूजन क्रिएट हुआ, तो उस समय से ही ये महसूस किया जाने लगा कि राष्ट्रपति के चुनाव और बाकी प्रक्रियाओं में हमें सतर्कता बरतनी होगी। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के जो यहाँ पर चुनाव के संबंध में था, तो वहां पर कुछ और जो बेसिक फैक्ट्स हैं उनको थोड़ा एक एक करके समझते हैं। पहला सवाल ये बनता है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वहां पर राष्ट्रपति के चुनाव में हमने कहा कि सांसदों और विधायकों का मत मूल्य अलग अलग होता है, यानी वोटिंग वैल्यू एक सिंगल नहीं है, अलग अलग है। जब हम राज्यों की बात करते हैं, विधायकों की बात करते हैं, तो कल हमने बात किया कि विधायकों का जो मत मूल्य है वह राज्य की कुल जनसंख्या को अगर राज्य के निर्वाचित विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या से भाग देते हुए 1/1000 से गुणा कर दें, तो जो भी वहां पर योग निकलेगा, जो भी मूल्य आएगा, वह मत मूल्य एक विधायक का उस राज्य के लिए माना जाएगा। तो यहां पर सवाल यह है कि राज्य की कुल जनसंख्या को राज्य के निर्वाचित सदस्यों से भाग देना है, तो राज्य की कुल जनसंख्या क्या मानी जाएगी? जनसंख्या का निर्धारण होता है जनगणना के आधार पर, और जनगणना देश में हर 10 वर्ष पर होती है। तो क्या नवीनतम जनगणना राष्ट्रपति के चुनाव में इस्तेमाल किया जाएगा या प्राचीनतम इस्तेमाल किया जाएगा, क्या तरीका होगा? 1951 में जब जनगणना हुआ तो उन्हीं को आधार बनाया गया आगे राष्ट्रपति के चुनाव में। फिर 1961 में जब जनगणना शुरू हुई तो उसके आंकड़ों को आधार बनाया गया अगले राष्ट्रपति के चुनाव में, और ठीक ऐसा ही हुआ 1971 में, जहां पर 1971 के आंकड़ों के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव किया गया और जनसंख्या का निर्धारण उस आधार पर किया गया। लेकिन इसी दौर में दक्षिण भारत के राज्यों ने बड़ा विरोध करना भी शुरू कर दिया। उनका कहना था 70 के दशक में फैमिली प्लानिंग स्कीम पूरी भारत में चल रही थी, सरकार की पहली प्राथमिकता थी परिवार नियोजन कार्यक्रम। दक्षिण भारतीय राज्यों का मानना था कि उन्होंने समय के साथ साथ अपना परिवार नियोजन सफलतापूर्वक किया है और वहां की जनसंख्या में एक गिरावट देखने को मिल रही। लेकिन ठीक इसी समय जो उत्तर भारत के राज्य हैं, हिंदी भाषी बेल्ट हैं, यहाँ पर फैमिली प्लानिंग पूरी तरीके से फेल रहा और यहाँ पर जनसंख्या में एक ग्रोथ दिख रहा है। अब अगर जनसंख्या के हिसाब से लोकसभा में सीटें मिलती हैं, अगर अब जनसंख्या के हिसाब से राष्ट्रपति के चुनाव में मत मूल्य का निर्धारण होता है, तो जिनकी ज्यादा जनसंख्या होगी उनको ज्यादा फायदा होगा। तो ऐसे में दक्षिण भारतीय राज्यों ने कहा कि ये जो उत्तर भारत के राज्य हैं जो लगातार अपनी आबादी बढ़ा रहे हैं और हम आबादी घटा रहे हैं, तो एक समय तो ऐसा आएगा कि हमारा राष्ट्रपति के चुनाव में मत मूल्य हो जाएगा न के बराबर और सारा मत मूल्य लेकर जाएंगे उत्तर भारत के लोग। तो नियम बनाया गया कि 1971 की जनगणना का ही इस्तेमाल राष्ट्रपति के चुनाव में किया जाएगा तब तक जब तक कि जनसंख्या स्थिरीकरण तक नहीं पहुंच जाता, यानी पूरे देश में जनसंख्या जो है वह स्थिर नहीं हो जाती है, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम हर जगह यहां पर यह लक्ष्य बनाया गया है। तो फिलहाल अभी तक 1971 की जनगणना का ही प्रयोग राष्ट्रपति के चुनाव में किया जाता है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज, राष्ट्रपति के चुनाव में
अगर कोई भी उम्मीदवार खड़ा होना चाहता है तो 50 प्रपोजर और 50 सेकेंडर, 50 प्रपोजर एंड 50 सेकेंडर उसके पास होने चाहिए। आप राष्ट्रपति चुनाव में खड़े होना चाहते हैं और अगर आपके पास कोई प्रस्तावक और अनुमोदक नहीं है तो फिर इससे पता चलता है कि आप कितने नॉन सीरियस कैंडिडेट हैं। कोई भी राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा हो ऐसा नहीं होगा। ये 50 प्रपोजर और 50 सेकेंडर ये कौन है, कहां से आएंगे? तो ये इलेक्टर जो हैं, इलेक्टोरल कॉलेज में निर्वाचक मंडल के जो सदस्य होते हैं उनमें से 50 प्रस्तावक के रूप में और 50 अनुमोदक के रूप में होंगे। मतलब निर्वाचक मंडल में कौन आता है? इलेक्टर कौन है राष्ट्रपति के चुनाव का? जो संसद के दोनों सदनों के सदस्य हैं और जो विधानसभाओं के सदस्य हैं। इनमें से 50 लोग प्रस्तावक और 50 लोग अनुमोदक, और ये दोनों अलग अलग होने चाहिए, यानी 50 प्रस्तावक अलग और 50 अनुमोदक अलग। यानी कुल मिलाकर राष्ट्रपति के चुनाव में अगर खड़ा होना है तो कम से कम 100 विधायक और सांसद जो है आपके फेवर में होने चाहिए, तब आप वहां पर खड़ा हो पाएंगे। तो पहली चीज तो यहां पर यह है। दूसरा, जैसा कि अभी हमने बात किया कि राष्ट्रपति का निर्वाचन गुप्त मतदान द्वारा होता है, और एक दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य है कि यहां एंटी डिफेक्शन लॉ यानी दल बदल विरोधी कानून लागू नहीं होता है। मतलब क्या है? कहा जाता है कि संसद में अगर आप अपनी पार्टी लाइन के बाहर जाकर कोई भी निर्णय लेते हैं तो आपके ऊपर दल बदल विरोधी गतिविधियों को बढ़ाने का आरोप लग सकता है, और यह आरोप आपके सदन में सदस्यता को खत्म करने का बड़ा आधार बन सकता है। इसे कहते हैं दल बदल विरोधी कानून। यानी एक दल के लोग को दूसरे दल में जाने या एक दल को सदस्य को अपने दल के खिलाफ काम करने से रोकने के लिए दल बदल विरोधी कानून बना हुआ है। राष्ट्रपति के चुनाव में कहा गया है कि दल बदल विरोधी कानून लागू नहीं होगा। मतलब अगर बीजेपी, कांग्रेस, सपा किसी ने भी राष्ट्रपति के चुनाव में कैंडिडेट खड़े कर दिए और राष्ट्रपति के चुनाव में कैंडिडेट खड़ा करने के बाद भी अगर वहां पर जो है राष्ट्रपति के चुनाव में जो भी कैंडिडेट वहां पर खड़ा किए गए हैं, तो अगर कोई सपा का कैंडिडेट है और बीजेपी का कोई वोटर है, मतलब इलेक्टर है, अगर वो उनको वोट देना चाहता है, जैसे अगर अगली बार रामनाथ कोविंद जी का जो कार्यकाल खत्म हो रहा है 2022 में, मान लीजिए राष्ट्रपति के चुनाव में हर एक पार्टियों ने अपने अपने लोगों को खड़ा किया। अब कांग्रेस के विधायक और सांसद वो कांग्रेस के द्वारा जो जिस व्यक्ति को भी राष्ट्रपति के लिए चुना, मतलब राष्ट्रपति के लिए खड़ा किया गया उसको वोट देंगे, और बीजेपी के द्वारा जिनको चुना जाएगा बीजेपी के जो भी सांसद विधायक होंगे उनको वोट देंगे। अगर बीजेपी के किसी सांसद को यह लगता है नहीं, कांग्रेस वाला जो व्यक्ति है जो राष्ट्रपति के चुनाव पे खड़े हो रहे हैं हम उनको वोट करेंगे, तो क्या वो कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या यह माना जाएगा कि वो अपने दल के खिलाफ काम कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव में दल बदल विरोधी कानून लागू नहीं होता। राष्ट्रपति के चुनाव में कुल जमानत राशि 15,000 रुपए होती है, यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव खड़े होने के पहले आपको 15,000 रुपए देने होंगे। अगर चुनाव के बाद जितने वोट पड़े, यानी टोटल वैलिड वोट, जितने टोटल वैलिड वोट पड़े हैं, अगर उसका 1/6 1/6 हिस्सा वह आपको चुनाव में नहीं मिलता है तो माना जाएगा कि आपका डिपॉजिट जो अमाउंट है, जो जमानत राशि है 15,000, वो जब्त कर ली जाएगी, वो आपको नहीं दी जाएगी। हर एक इलेक्शन में एक रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं। ये जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं यही नॉमिनेशन फॉर्म फिल कराते हैं और यही जो है वहां पर नॉमिनेशन के प्रोसेस को देखते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में नामांकन कौन कराता है, यानी रिटर्निंग ऑफिसर कौन होता है? तो राष्ट्रपति के चुनाव में रिटर्निंग ऑफिसर लोकसभा या राज्यसभा के जनरल सेक्रेटरी होते हैं, यानी महासचिव होते हैं। ये रोटेशनल बेसिस पे होता है। किसी एक बार राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा के महासचिव रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं, किसी एक बार राज्यसभा के। जैसे 2017 में गोविंद जी का जब राष्ट्रपति के पद पर चुनाव हुआ था, उस वक्त अनूप मिश्रा वो लोकसभा के महासचिव थे और राष्ट्रपति के चुनाव में रिटर्निंग ऑफिसर थे। तो 2022 के चुनाव में राज्यसभा के जो महासचिव होंगे वो रिटर्निंग ऑफिसर की भूमिका निभाएंगे। एक और अंतिम चीज जो यहां पर समझने वाली है कि आर्टिकल 71 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है वह कहता है कि अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के बारे में, कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, अगर इन दोनों के इलेक्टोरल जो है, जो भी प्रोसेस है उससे रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट है, यानी इनके निर्वाचन से संबंधित किसी भी तरीके का कोई भी विवाद है, तो ऐसी स्थिति में ये
मामला सीधे सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा, निचली अदालतों के पास नहीं। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद किसके पास जाते हैं? सीधे किसके पास जाते हैं? सर्वोच्च न्यायालय के पास जाते हैं। ये आपको यहां पर ध्यान रखना है, और सर्वोच्च न्यायालय का ही निर्णय वहां पर अंतिम होता है। अब एक और महत्वपूर्ण चीज यहां पर होगा कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति चुन लिया गया और 2 महीने बाद उसके निर्वाचन से संबंधित मामला सर्वोच्च न्यायालय में जाता है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह घोषित कर दिया कि उसका निर्वाचन गलत तरीके का था, अब वह राष्ट्रपति नहीं रहेगा। तो राष्ट्रपति के रूप में उस व्यक्ति ने 2 महीने तो काम किए हैं, तो क्या उन 2 महीनों के द्वारा उनके द्वारा किया गया काम अमान्य घोषित होगा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। यानी सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति के चुनाव को निरस्त कर सकता है, लेकिन जब तक वो राष्ट्रपति रहते हैं उनके द्वारा किया गया कार्य विधि मान्य, लीगल माना जाता है, उसको अमान्य सर्वोच्च न्यायालय नहीं ठहराता है। क्लियर? इसके साथ साथ अब यहां पर देखिए राष्ट्रपति के इलेक्शन से रिलेटेड क्या क्या और महत्वपूर्ण चीज यहां पर होती है। एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन, क्या फिर से चुनाव हो सकता है राष्ट्रपति का? तो कहा गया है कि अ पर्सन हु होल्ड्स और हु हैज हेल्ड ऑफिस एज प्रेसिडेंट शैल सब्जेक्ट टू अदर प्रोविजन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन बी एलिजिबल फॉर री इलेक्शन टू दैट ऑफिस। ठीक है, री एलिजिबल है फॉर री इलेक्शन, लेकिन सवाल ये है कि ये कितनी बार वह यहां पर राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। तो हमारे यहां पर ऐसा कोई नियम नहीं है। अमेरिका में वहां के प्रेसिडेंट केवल 2 टर्म के लिए इलेक्शन में कॉन्टेस्ट कर सकते हैं, इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, केवल 2 बार के लिए। लेकिन इंडिया में 1 बार राष्ट्रपति चुने जाने के बाद चाहे जितने टर्म वो राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ सकते हैं, जीत सकते हैं, राष्ट्रपति बन सकते हैं। तो यहां पुनर्निर्वाचन के ऊपर किसी तरीके का कोई भी वह रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब आइए थोड़ा सा प्रेसिडेंट के कंडीशंस को भी समझते हैं, यानी उनके शर्त, उनके कैसे वो काम करते हैं। पहली चीज बोल दिया गया है भाई कि प्रेसिडेंट जो है शैल नॉट बी अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और ऑफ अ हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ एनी स्टेट। पहले हमने कहा सेपरेशन ऑफ लॉ, सेपरेशन ऑफ पावर को कोशिश किया जाता है। तो राष्ट्रपति न लोकसभा विधानसभा का सदस्य होना चाहिए, न राज्यसभा विधान परिषद का सदस्य होना चाहिए। राष्ट्रपति किसी विधायिका का हिस्सा नहीं होना चाहिए। यह कहां पे बोल दिया गया है? यह हमारे संविधान में बोला गया है। और अगर ऐसा है, एंड इफ अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और ऑफ अ हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ एनी स्टेट बी इलेक्टेड प्रेसिडेंट, he shall be deemed to have vacated his seat in that house on the date on which he enters upon his office as president। तो अगर इसके बावजूद कोई व्यक्ति लोकसभा या विधानसभा में उसका कोई पद है, उसका कोई सीट है, तो जिस दिन वह राष्ट्रपति के रूप में वह कार्यभार संभालते हैं उसके ठीक पहले अगर उस शख्स ने, जो राष्ट्रपति बने हैं, उन्होंने अपनी सदस्यता को हाउस से नहीं त्यागा है, तो राष्ट्रपति के रूप में उनकी जो सदस्यता है, यानी राष्ट्रपति के रूप में वो पद से उनको हटा दिया जाएगा, यानी उसके लिए एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। इसलिए पहले ही कह दिया गया, इतना आपको मालूम होना चाहिए कि आप संसद या विधान मंडल के सदस्य नहीं होने चाहिए, और अगर हैं तो अपना पदभार ग्रहण करने के पहले उसको छोड़ देना आपको होगा। दूसरा, प्रेसिडेंट शैल नॉट होल्ड एनी अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। इस पर पहले भी बात हो चुका है कि कोई भी लाभ का पद राष्ट्रपति के द्वारा यहां पर जो है वह नहीं किया जाएगा। तीसरा, द प्रेसिडेंट शैल बी एंटाइटल्ड विदाउट पेमेंट ऑफ रेंट टू द यूज ऑफ हिज ऑफिशियल रेजिडेंस। तो वह जो है विदाउट पेमेंट ऑफ रेंट टू द यूज ऑफ हिज ऑफिशियल रेजिडेंस, 364 कमरे वाला राष्ट्रपति भवन बिना किसी भुगतान किए हुए ये राष्ट्रपति को मिलता है, पहली चीज। एंड शैल बी आल्सो एंटाइटल्ड टू सच एमॉलमेंट्स, अलाउंसेस एंड प्रिविलेजेस एज मे बी डिटरमाइंड बाय पार्लियामेंट बाय लॉ। और ऐसी उपलब्धियों या भत्तों या जो है वह विशेषाधिकार के यहाँ पर जो है वह को प्राप्त करेंगे राष्ट्रपति, जो कानून के द्वारा बनाया गया है। और जब तक ऐसा नहीं है
until provision in that behalf is so made, such emoluments, allowances and privileges are as are specified in the second schedule। दूसरी अनुसूची में भी ये लिख दिया गया है, और अगर जो है कानून में उनमें चेंज किया जाता है तो कानून के हिसाब से हमें देखना है। तो जो यहाँ पर राष्ट्रपति की वेतन है, राष्ट्रपति की उपलब्धियां हैं, भत्ते हैं, ये सारी चीजों की बात हो रही। अभी आपने सुना होगा बहुत बड़ा डिबेट यहाँ पर चल रहा है। अभी तक जितने भी टेक्स्ट बुक थे, जितने भी लोग आज तक यह पढ़ते थे, आज तक सभी लोगों ने यही पढ़ा जाना है कि राष्ट्रपति का जो वेतन होता है वह टैक्स फ्री होता है, यानी कर मुक्त वहां पर होता है। लेकिन हाल ही में राष्ट्रपति ने जब यह बताया कि उनके वेतन का एक बड़ा हिस्सा कर के रूप में चला जाता है, तो पहले शुरुआत में मजाक वहां पर राष्ट्रपति का उड़ाया गया और कहा गया कि ये तो तथ्यात्मक रूप में गलत है। सही जानकारी ये है कि वहां पर वो नॉन टैक्सेबल है। और ये मैं फिर कह रहा हूं, ये मैं भी बताता था और सभी लोग बताते थे, कोई भी इस बात को झुठलाता नहीं था। लेकिन जब इस बार राष्ट्रपति ने ऐसा बोला तो अचानक सभी लोगों ने सर्च करना शुरू किया कि क्या वाकई ऐसा हो सकता है कि राष्ट्रपति के जो वेतन है उस पर टैक्स दिया जाएगा। टैक्स हमारे यहाँ कहाँ से दिया जाता है? इनकम टैक्स एक्ट जो है, आयकर अधिनियम। तो आयकर अधिनियम और प्रेसिडेंट एमोलमेंट्स जो एक्ट है, उन दोनों को बेस बनाया गया, देखा गया। उनमें कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति का जो वेतन है, जो उपलब्धियां हैं, वे कर के दायरे में है या नहीं। मतलब उसमें कहीं यह नहीं लिखा गया है कि वह कर के दायरे में नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है वह कर के दायरे में हैं। तो पहली चीज ये है कि यहां पर जो है, जो चीज उनको फ्री में मिल रही है तो वो तो फ्री में है, उस पर तो कोई टैक्स वहां पे होना नहीं है। तो एक तो वहां पर चीज बोल दिया गया है कि वहां पर टैक्स है। तो एक तो टैक्स वहां पर जो है वो बोला गया है कि राष्ट्रपति को वहां पर देना है। केवल एक अपवाद लिखा है, अगर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जो भारत का संचित निधि है, जहां भारत सरकार के सारे पैसे रखे जाते हैं, अगर भारत सरकार की संचित निधि या कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में अगर वह अपने एमोलमेंट्स को पूरी तरीके से सरेंडर कर देते हैं तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। और ये उन पर नहीं, जितने भी पब्लिक एम्प्लॉय हैं सब पर लागू होता है कि अगर आप संचित निधि को अपना पैसा वहां पर समर्पित कर देते हैं तो ऐसी स्थिति में आपके जो है आय पर कोई कर वहां पर नहीं लगेगा। तो कुल मिलाकर अभी एक नया चूंकि डिबेट चला है तो ये जानकारी होना जरूरी है कि राष्ट्रपति के वेतन में फिलहाल कर लगाया जाता है। क्लियर है? और यहां पर क्या बोला गया है? The emoluments and allowances of the president shall not diminish during his term of office। यानी उनके जो वेतन भत्ते होते हैं राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान कम नहीं किए जा सकते हैं। यानी रामनाथ कोविंद साहब जब तक हैं तब तक उनके वेतन में कटौती नहीं हो सकती, वृद्धि भले ही हो जाए। तो यहाँ पर जो है आपको मालूम होना चाहिए कि पहले राष्ट्रपति का जो वेतन हुआ करता था वह 1.5 लाख हुआ करता था। और हमारे यहाँ कैबिनेट सेक्रेटरी जो उनके अधीन काम करते हैं, कैबिनेट सचिव, उनका वेतन 2.5 लाख हुआ करता था। तो बड़ा प्रॉब्लम था कि राष्ट्रपति का वेतन इतना कम और कैबिनेट सेक्रेटरी का इतना ज्यादा। ऐसी स्थिति में, जबकि अमेरिका में $2 लाख है, अमेरिका में $2 लाख, यहाँ 2 लाख रुपए, डॉलर का मतलब समझ रहे हैं कि 70 टाइम्स अधिक जो है भारतीय करेंसी का पैसा वहां पे। तो ऐसे कंडीशन में 2017 के बाद राष्ट्रपति के वेतन में वृद्धि किया गया। आज 1.5 लाख से बढ़ाकर उनका वेतन कितना कर दिया गया है? 5 लाख कर दिया गया है। तो राष्ट्रपति का जो वेतन है वो 5 लाख है। एक तो टैक्स उसमें लगता है, और चूंकि राष्ट्रपति ने कहा बहुत पैसा हमारा कट जाता है, 2.25 लाख, 3.25 लाख, तो उसके पीछे भी लॉजिक है। वहां पर राष्ट्रपति का जो सारा कहना था उसमें कई कई चीजें शामिल थी। असल में जब से ये कोरोना पेंडेमिक चल रहा है तो प्रेसिडेंट और कई मिनिस्टर्स ने अपना जो सैलरी है उसका 30% उन्होंने वह पेंडेमिक के लिए जो है उन्होंने कट करने की बात की है कि हम 30% अपना वेतन कम लेंगे।
तो उस वजह से वहां पर जो है उनका वेतन कम उनके पास आ रहा है राष्ट्रपति के पास। तो बहरहाल वो एक अलग तरीके का डिबेट है, यहां पर तो हमें केवल समझना है कि क्या संवैधानिक वैधानिक प्रावधान किए गए। अब यहां पर दूसरी चीज है कि उनको पेंशन भी दिया जाता है। पेंशन उनका उनके वेतन उपलब्धियों का आधा होता है। अभी 5 लाख पा रहे हैं, तो रिटायर होने के बाद 2.5 लाख वहां पर पाना शुरू करेंगे। अब आइए राष्ट्रपति का जो शपथ का प्रोसेस है थोड़ा उसको भी समझते हैं। ओथ आर अफर्मेशन बाय द प्रेसिडेंट, और ये बहुत बहुत मायने रखता है। यहां से क्या क्वेश्चन बनते हैं, क्या बोला गया है आर्टिकल 60 में, एवरी प्रेसिडेंट एंड एवरी पर्सन एक्टिंग एज प्रेसिडेंट, यानी केवल राष्ट्रपति ही नहीं, अगर कोई कार्यकारी राष्ट्रपति एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में वह रोल को प्ले कर रहा है एंड डिस्चार्जिंग द फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट शैल बिफोर एंटरिंग अपॉन हिज ऑफिस मेक एंड सब्सक्राइब इन द प्रेजेंस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और इन हिज एब्सेंस द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अवेलेबल एंड ओथ और अफर्मेशन इन द फॉलोइंग फॉर्म, दैट इज टू से। तो 2-3 चीजें बहुत जरूरी है, ये ध्यान रखिएगा कि मान लीजिए अभी रामनाथ कोविंद साहब जो हैं वह राष्ट्रपति हमारे हैं और किसी वजह से वो बाहर जाते हैं, किसी वजह से वह कुछ समय तक राष्ट्रपति का कार्यभार नहीं संभालना चाहते हैं, तो उपराष्ट्रपति वह राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेंगे। तो कैसे संभालेंगे, इसको कहते हैं एक्टिंग प्रेसिडेंट, कार्यकारी राष्ट्रपति। और एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में वह अपना भूमिका शुरू करने के पहले शपथ लेंगे, और यह शपथ वही शपथ है जो कौन लेता है, राष्ट्रपति। तो ये जो शपथ की बात चल रही है राष्ट्रपति की, वो जो राष्ट्रपति है और जो एक्टिंग प्रेसिडेंट होगा वो दोनों शपथ वहां पर लेंगे। पहली चीज किसके सामने लेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर कोई सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो यहां पर उनके सामने वो यह ओथ यहां पर लेंगे। और अब ओथ का लैंग्वेज समझिए क्या है, IAB मतलब मैं कोई भी रामनाथ कोविंद डू। तो यहां पर ये कहते हैं कि मैं भगवान के ईश्वर के नाम पर यह शपथ लेता हूं कि दैट आई विल फेथफुली एग्जीक्यूट द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, कि हाँ राष्ट्रपति का काम बहुत निष्ठा के साथ करूंगा, एंड विल टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी, और मैं अपनी योग्यता से सबसे बेहतर तरीके से क्या करने की कोशिश करूंगा। उनका सबसे बड़ा ओथ क्या है ये देखिए, प्रिजर्व प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ। तो यहां पर उनका कहना है कि हम जो है यहां पर संविधान का प्रिजर्व संरक्षण करेंगे, प्रोटेक्ट वह संरक्षण रक्षण करेंगे, एंड डिफेंड प्रतिरक्षण। 3 शब्द हैं, संरक्षण, रक्षण, प्रतिरक्षण। प्रिजर्व करने का मतलब होता है जो वैल्यूज हैं संविधान के, राष्ट्रपति कहता है उन वैल्यूज को बनाए रखना ये मेरा काम है। प्रिजर्व करके रखना, संरक्षण करके रखना ये मेरा काम है। राष्ट्रपति कहते हैं कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करेंगे। प्रोटेक्ट अपने आंतरिक कमजोरियों से अपने को प्रोटेक्ट करना होता है, यानी यहाँ नक्सलिज्म चल रहा है, यहाँ पर जो है कम्युनल राइट्स चल रहे हैं या कुछ भी चल रहा है, राष्ट्रपति का काम है जो आंतरिक समस्याएं उनको देखना और संविधान की रक्षा करना। और डिफेंड यानी प्रतिरक्षण, बाहर के भी खतरे देश के सामने और संविधान के सामने आते हैं, उनको भी देखना और उनका भी जवाब देना, वो किसका काम होगा, राष्ट्रपति का। तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है संविधान के संरक्षण की, संविधान के रक्षण की, संविधान के प्रतिरक्षण, प्रिजर्व प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ, दोनों चीजें बोली गई। संविधान और विधि का संरक्षण, रक्षण और प्रतिरक्षण राष्ट्रपति करेगा, यह शपथ लेता है। दूसरा एक और शब्द वो बोलेगा, राष्ट्रपति कहेंगे कि आई विल डिवोट माई सेल्फ टू द सर्विस एंड वेलबींग ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, कि मैं अपने जीवन को पूरी तरीके से भारतीयों के अच्छे जीवन के लिए समर्पित कर दूंगा। ये दोनों चीजें यहां पर किसके द्वारा बोली जाएंगी, राष्ट्रपति के द्वारा बोली जाएंगी। अब आइए अंतिम महत्वपूर्ण चीज राष्ट्रपति के संबंध में। ये तो क्लियर हो गया कि चुनाव कैसे होता है, शपथ कैसे लेते हैं, वेतन वगैरह क्या मिलते हैं, ये सारी चीजें हमने बात कर ली। अब हमें देखना है कि वो कब तक अपने पद पर रहते हैं, यानी टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति क्या कार्यकाल, राष्ट्रपति की पदावधि क्या होती है। आर्टिकल 56 में ये बात यहां पर बोली गई है। कहा गया है कि प्रेसिडेंट शैल होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 इयर्स,
यहां पर बोला गया है कि 5 साल उसको क्या करना है, वह अपना जो पद है उसको धारण करना है। दूसरी चीज कि ये 5 साल कब से शुरू होगा, फ्रॉम द डेट ऑन विच ही इंटर्स अपॉन हिज ऑफिस, यानी जिस दिन चुनाव हो जाएगा उस दिन नहीं, चुनाव हो गया आज 20 तारीख को, चुनाव में कोई जीत गया, जिस दिन वे शपथ लेकर अपना कार्यभार संभालेंगे उसके बाद से 5 साल तक राष्ट्रपति अपना पद वहां पर रख सकते हैं, धारण कर सकते हैं। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना है, 5 साल है। कब, जब से वह अपने पदभार को ग्रहण करते हैं। दूसरा, प्रेसिडेंट अगर चाहे 5 साल के पहले भी अपना पद त्याग दे सकते हैं। इसके लिए उन्हें क्या करना होगा, वह वाइस प्रेसिडेंट को रिजाइन देना होगा। तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र दे सकते हैं और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को त्यागपत्र दे सकते हैं। तीसरा, द प्रेसिडेंट में फॉर वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस बाय इम्पीचमेंट इन द मैनर प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 61, यानी आर्टिकल 56 ये कहता है कि अनुच्छेद 61 में बताए गए रीति से राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, यानी महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है, अगर फॉर वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एकमात्र आधार क्या बताया गया है, अगर वह संविधान का अतिक्रमण करता है। आगे आप लोग सुनेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस हैं यानी न्यायाधीश हैं, उनको हटाने का आधार प्रूवन मिसबिहेव और इनकैपेसिटी है, यानी साबित कदाचार और असमर्थता है। तो वो न्यायाधीशों पर लागू होने वाले आधार हैं। राष्ट्रपति के लिए केवल एकमात्र आधार है संविधान का अतिक्रमण, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर वह संविधान का अतिक्रमण करते हैं तो उन्हें इम्पीचमेंट उनके खिलाफ लाया जा सकता है। अब सवाल यहां पर यह है कि अगर उनके खिलाफ इम्पीचमेंट लाया जाएगा तो तरीका क्या है इम्पीचमेंट लाने का। आर्टिकल 61 जो है, जिसमें बोला गया है प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट इन द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया क्या है, आर्टिकल 61 के जरिए हम इस चीज को समझते हैं। पहला स्टेप क्या है, When a president is to be impeached for violation of the constitution, पहला चीज क्या है कि एकमात्र आधार क्या है उनको हटाने का, संविधान का अतिक्रमण, केवल इस आधार पर। The charges shall be preferred by either house of parliament, यानी यह आरोप किस सदन में पहले लगाया जाएगा कि अब उनके खिलाफ महाभियोग चलाना है। इंपीचमेंट शुरू किस सदन में किया जाएगा, तो बोला गया either house of parliament, चाहे तो लोकसभा में और चाहे राज्यसभा में। तो महाभियोग किस हाउस से स्टार्ट किया जा सकता है, कहां से इनिशिएट होगा, तो ये कहीं से भी इनिशिएट हो सकता है, वह लोकसभा और राज्यसभा में कोई भी हो सकता है। दूसरा प्रोविजन क्या किया गया है कि ऐसा जो चार्ज है शैल बी प्रेफर्ड अनलेस, ऐसा कोई आरोप राष्ट्रपति पर लगाना और किसी सदन में महाभियोग चलाने, वह तब तक शुरू नहीं होगा जब तक, क्या कंडीशन है, 2 कंडीशन है। The proposal to prefer such charge is contained in a resolution, यह एक संकल्प के रूप में आएगा, which has been moved after at least 14 days notice in writing signed by not less than 1/4 of the total number of members of the house has been given of their intention to move the resolution। तो सबसे पहली चीज क्या है, महाभियोग किसी भी सदन में शुरू हो सकता है, लोकसभा राज्यसभा कहीं भी, लेकिन यह तब तक शुरू नहीं होगा जब तक कि जिस भी सदन में महाभियोग लाना है वहां के 1/4 सदस्य, कम से कम 1/4 सदस्य न्यूनतम, वह अपने हस्ताक्षर के बाद कम से कम 14 दिनों के पहले वह एक ऐसा यहां महाभियोग न शुरू किए हुए हों। तो मान लीजिए लोकसभा में लेकर आना है महाभियोग, तो 14 दिन पहले, मतलब आज के 14 दिन बाद महाभियोग शुरू होना है, तो ये पूरी प्रोसीजर क्या होगा, यह 14 दिन पहले से स्टार्ट हो जाएगा। तो वहां पर बोला जाएगा कि 14 दिन पहले नोटिस देना होगा। कौन देगा, वह 1/4 जो है सदस्यों का एक वहां पर क्या होगा, संकल्प होगा। ये रिजोल्यूशन होगा, ये स्पीकर के पास भेज दिया जाएगा, चेयरमैन के पास भेज दिया जाएगा, स्पीकर उसको देखेंगे कि अच्छा संकल्प आ गया है। एक दिन डिसाइड करेंगे 14 दिनों में कि जहां पर महाभियोग शुरू किया जाएगा,
तो महाभियोग लाने के लिए दो चीजें याद रखना है, 14 दिन पहले सूचना और 1/4 1/4 1/4 मेंबर्स का जो है संकल्प यानी रेजोल्यूशन वहां पर लाया जाएगा। दूसरा, अब जिस भी हाउस में इंपीचमेंट लाया गया है, सच रेजोल्यूशन हैज बीन पास्ड बाय अ मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। यानी जिस भी सदन में लाया गया, मान लीजिए लोकसभा में लाया गया है और संकल्प पारित हो गया, तो और कुछ करना नहीं, उस पर बहस वगैरह कुछ नहीं शुरू होगा। संकल्प पारित हो गया, 1/4 लोगों ने वहां पर स्पीकर के पास कहा, स्पीकर ने कहा ठीक है इंपीचमेंट शुरू, और 14 दिन बाद वहां पर सदन में वह महाभियोग ला दिया गया। अब महाभियोग पर सीधे वोटिंग हो जाएगी। वोटिंग में उस सदन के कुल सदस्यों का ध्यान रखना है, कुल सदस्यों के 2/3 अगर जो हैं सदस्यों ने महाभियोग के पक्ष या विपक्ष में अगर मतदान कर दिया तो वही निर्णय होगा। यानी कि अगर पहले सदन ने अपने कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से 2/3 मेजॉरिटी से इम्पीचमेंट को पारित कर दिया, जो संकल्प था जो प्रस्तुत किया गया था, अगर उस संकल्प को इम्पीचमेंट के पारित कर दिया गया तो यह माना जाएगा कि फर्स्ट हाउस ने इम्पीचमेंट पास कर दिया। अब यह सेकेंड हाउस के पास जाएगा। अब दूसरे हाउस के पास आइए, देखते हैं कि उसके पास क्या है। पहले हाउस में तो कोई बहस वगैरह हुआ ही नहीं, सीधे वोटिंग हुई और वहां पर पारित हुआ। When a charge has been so preferred by either house of parliament, the other house, पहले हाउस में तो हमने बता दिया कि वहां से तो शुरू हो गया। पहला काम क्या हो गया, संविधान के अतिक्रमण के आधार पर हटाने की प्रक्रिया मान लीजिए उस सदन से शुरू हुई। 1/4 सदस्यों ने 14 दिन पहले लिखित सूचना दे दी उनको हटाने की, और उसी सदन ने, पहले सदन ने 14 दिन बाद या जब भी इंपीचमेंट को रखा गया सामने, वहां पर उन्होंने अपने कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से उस संकल्प को पारित कर दिया। पहले सदन में महाभियोग पारित हुआ, अब दूसरे सदन में आया है। द अदर हाउस शैल इन्वेस्टिगेट। यहां पर यह समझना है कि दूसरा सदन वह जांच की भूमिका में होता है। कई बार प्रश्न पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति के महाभियोग में दूसरे सदन का भूमिका क्या होती है। तो अदर हाउस शैल इन्वेस्टिगेट द चार्ज आर कॉज द चार्ज टू बी इन्वेस्टिगेटेड and the president shall have the right to appear and to be represented at such investigation। तो दूसरा सदन जो है राष्ट्रपति के ऊपर लगाए गए आरोपों की जांच करता है, और इस जांच के दौरान राष्ट्रपति खुद या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से अपना पक्ष रख सकते हैं। किसी भी अभियुक्त को सजा देने के पहले उसका पक्ष सुना जाना जरूरी है, यही नेचुरल जस्टिस कहलाता है। तो राष्ट्रपति को भी अपना पक्ष रखने का अधिकार दिया गया है, यह प्राकृतिक न्याय यानी नेचुरल जस्टिस के अनुसार है। तो यहां पर यह होता है। जांच के दौरान वहां पर राष्ट्रपति अपना पक्ष रखेंगे और जिन लोगों ने महाभियोग लाया है वो अपना पक्ष रखेंगे, बाद में विवाद होगा वहां पर। और फिर फाइनली जांच वगैरह में अगर ये पाया गया कि नहीं भाई ये तो बिल्कुल गलत हैं, इन्होंने यहां पर गलत किया है, तो यहां पर इफ एज अ रिजल्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन अ रेजोल्यूशन इज पास्ड बाय अ मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। तो अगर जांच जो है वहां पर वह के आधार पर यह पाया गया कि वो गलत हैं, और अगर दूसरे हाउस के भी द्वारा वह 2/3 मेजॉरिटी से उसको वहां पर क्या कर दिया गया कि पास कर दिया गया, तो माना जाएगा कि पहले और दूसरे दोनों हाउस ने राष्ट्रपति को रिमूव करने की बात को एक्सेप्ट कर लिया। राष्ट्रपति की को हटाने का जो प्रस्ताव है वह दोनों हाउस जो हैं उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। तो इस तरीके से राष्ट्रपति को किस तरीके से हटाया जाता है यानी इम्पीच किया जाता है, ये हम लोग यहां पर देख रहे थे। 5 मिनट का ब्रेक ले रहा हूं, क्लास खत्म नहीं हुई है, 5 मिनट का केवल ब्रेक है, तब तक आप लोग भी फ्रेश हो थोड़ा सा। हम 5 मिनट में जो है स्टार्ट करते हैं। मकबूल 5 मिनट के लिए ब्रेक कर दीजिएगा। तो हमने कहा कि प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट कैसे होता है,
तो आपको हमने तरीका बताया कि संविधान के अतिक्रमण के आधार पर होता है और अनुच्छेद 61 में दी गई प्रक्रिया के तहत राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लाया जाता है। महाभियोग किसी भी सदन में लाया जा सकता है, चाहे वह लोकसभा हो चाहे वह राज्यसभा हो। जिस भी सदन में लाया जाएगा वहां पर 14 दिन पहले 1/4 सदस्यों के द्वारा ऐसा संकल्प लाया जाएगा। संकल्प लाने के बाद वहां मतदान पहले सदन में कराया जाएगा। अगर कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से वह संकल्प पारित हो जाता है तो यह महाभियोग दूसरे सदन में चला जाता है। दूसरा सदन जांच की भूमिका में होता है और अगर जांच की भूमिका कोई भी अंग करता है, कोई भी निकाय, कोई भी संस्था करती है, तो उसकी इस भूमिका को क्वासी जुडिशियल रोल कहते हैं, यानी अर्ध न्यायिक भूमिका कहते हैं। तो यहां पर दूसरा सदन वह अर्ध न्यायिक भूमिका में होता है और यहां पर जांच के उपरांत, जांच के दौरान ही राष्ट्रपति को स्वयं या अपने प्रतिनिधि के जरिए अपना पक्ष रखने का अधिकार होता है। अगर जांच में आरोप साबित होते हैं राष्ट्रपति के ऊपर तो दूसरा सदन भी अपने कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से अगर यह महाभियोग पारित कर देता है तो तत्काल प्रभाव से राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है। ये पूरा महाभियोग का क्या है, प्रोसीजर यहां पर है। क्लियर है? तो ये सारी चीजें राष्ट्रपति के संबंध में थी। अब कुछ चीजें राष्ट्रपति के बारे में और भी हैं, उनको थोड़ा थोड़ा करके देख लेते हैं। जैसे आर्टिकल 62 में देखिए क्या बोला गया है। यहां पर बोला गया है कि एन इलेक्शन टू फिल अ वैकेंसी कास्ट बाय द एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट शैल बी कंप्लीटेड बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म। मतलब क्या है, राष्ट्रपति का जब 5 वर्ष का कार्यकाल खत्म होने को होता है उसके पहले ही राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए। यानी राष्ट्रपति के कार्यकाल खत्म होने के बाद राष्ट्रपति का चुनाव नहीं होगा, राष्ट्रपति का चुनाव उनके कार्यकाल खत्म होने के पहले कर देना चाहिए। ये यहाँ पर आर्टिकल 62 में बोला गया है, ये बहुत जरूरी है। यानी अभी रामनाथ कोविंद साहब हैं, 5 साल के लिए राष्ट्रपति हैं। 2022 में जब उनका टर्म खत्म होगा तो उसके पहले, जिस दिन उनका टर्म खत्म होगा उसके पहले उनका चुनाव, नए राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए। दूसरी चीज क्या बोली गई है, एन इलेक्शन टू फिल अ वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट अकरिंग बाय रीजन ऑफ हिज डेथ, रिजाइन or removal or otherwise shall be held as soon as possible after and in no case later than 6 months। मतलब क्या है कि एक तो अगर उनका सामान्य कार्यकाल खत्म हो रहा है तो उसके पहले उनका चुनाव करा लेना चाहिए, लेकिन अचानक अगर उनका मृत्यु हो जाता है, अगर वो त्यागपत्र दे देते हैं, अचानक राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है, तो किसी भी स्थिति में अगले 6 माह के अंदर नए राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए। क्लियर है? तो ये आर्टिकल 62 से रिलेटेड चीजें यहां पर थी जो हमें मालूम होना चाहिए था। अब आइए राष्ट्रपति के पावर के बारे में समझते हैं कि राष्ट्रपति के पास शक्तियां क्या हैं, और ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट में से एक है। यानी अब जो हम लोगों को देखना है वो है राष्ट्रपति की शक्तियां। हमारे जो प्रेसिडेंट हैं इनके पास अलग अलग तरीके की कई शक्तियां होती हैं। राष्ट्रपति के पास हम देखते हैं कि चूंकि वो एग्जीक्यूटिव हेड है, हमारे क्या है, कार्यपालिका प्रमुख है, तो कार्यपालिका प्रमुख होने के नाते उनके पास एक तरफ एग्जीक्यूटिव पावर है, एक तरफ कार्यपालकीय शक्तियां उनके पास हैं, दूसरी तरफ हम आगे देखेंगे कि प्रेसिडेंट व पार्लियामेंट के भी एक बड़े हिस्से होते हैं। राष्ट्रपति संसद के हिस्से, संसद के सदस्य नहीं होते हैं लेकिन संसद के हिस्से जरूर होते हैं। इसलिए कानून बनाने की जो प्रक्रिया है तो वहां लेजिस्लेटिव पावर भी इनके पास होती है, यानी विधायी शक्ति भी इनके पास होती है। इसके साथ साथ ये क्षमादान दे सकते हैं, इसलिए इनके पास जुडिशियल पावर भी होता है, यानी न्यायिक शक्ति भी होता है। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के कमांडर इन चीफ हैं, इसलिए इनके पास मिलिट्री पावर यानी सैन्य शक्तियां भी होती हैं। राष्ट्रपति दुनिया भर में जो डिप्लोमेट्स हमारे हैं उनसे वो वहां पर उनको अपॉइंट करते हैं। अन्य देशों के साथ रिश्ते बनाने में बड़ी भूमिका राष्ट्रपति की होती है, इसलिए इनके पास डिप्लोमेटिक पावर भी होते हैं, यानी कूटनीतिक शक्तियां भी होती हैं। इसके साथ साथ इमरजेंसी प्रोविजन भी राष्ट्रपति के पास
इमरजेंसी पावर भी होते हैं, यानी आपातकाल की घोषणा वो राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है, तो आपातकालीन शक्ति भी इनके पास होती है। तो राष्ट्रपति की जो पावर हैं वो बड़े अलग अलग तरीके के हैं, एक एक करके राष्ट्रपति के पावर के बारे में हमें देखना है। पहले अगर हम उनके एग्जीक्यूटिव पावर को देखें, यानी एग्जीक्यूटिव पावर उनके पास क्या है राष्ट्रपति के पास, तो पहले इसको हमें आर्टिकल्स के थ्रू समझना होगा। राष्ट्रपति के पास जो एग्जीक्यूटिव पावर है आर्टिकल 53 में उनके बारे में बताया गया। और आर्टिकल 53 कहता क्या है? आर्टिकल 53 देखिए एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन की बात करता है। यहां पर क्या बोला गया है? एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन के बारे में बोला गया है। और यहां पर क्या बोला गया है पहले एक बार समझिएगा। द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट, यानी संघ जो केंद्र की सरकार है, संघ की कार्यपालकी शक्तियां किसमें निहित होती हैं? राष्ट्रपति में। जब क्वेश्चन आएगा प्रीलिम्स में तो कई बार ये प्रेसिडेंट की जगह पर प्राइम मिनिस्टर शब्द लिख देंगे, और अगर आपने उसको सही मान लिया स्टेटमेंट तो आपका एक क्वेश्चन गलत हो जाएगा। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट नॉट प्राइम मिनिस्टर। राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिकी शक्तियां निहित होती हैं। एंड शैल बी एक्सरसाइज्ड बाय हिम आइदर डायरेक्टली और थ्रू ऑफिसर्स सबऑर्डिनेट टू हिम इन अकॉर्डेंस विद दिस कॉन्स्टिट्यूशन। इस संविधान में लिखे गए प्रावधानों के अनुसार वह स्वयं या अपने अधीनस्थ लोगों के माध्यम से कार्यपालकी शक्तियों का प्रयोग करता है। अब सवाल यह है कि राष्ट्रपति में अगर पूरी कार्यपालकी शक्तियां निहित है तो क्या वाकई राष्ट्रपति अपने कार्यपालकी शक्तियों का प्रयोग स्वयं करता है या फिर किसी और के जरिए करता है? अगर इस आर्टिकल को समझना है, आर्टिकल 53 को, तो हमें एक दूसरे आर्टिकल के साथ इसे क्लब करके इंटरप्रेट करना होगा, और वो आर्टिकल है आर्टिकल 74। आर्टिकल 74 क्या कहता है एक बार इसको भी सोचिए, सुनिएगा। आर्टिकल 74 कहता है देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद द प्राइम मिनिस्टर एट द हेड, यानी कि एक मंत्री परिषद होगा जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होंगे। टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देने के लिए यहां पर मंत्री परिषद होता है प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में। in the who shall in the exercise of his functions act in accordance with such advice। और इसमें यह कहा गया है कि राष्ट्रपति ऐसे ही सलाह के अनुसार, यानी मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री के सलाह के अनुसार ही राष्ट्रपति अपने कार्यपालकी शक्तियों का प्रयोग करता है। तो आर्टिकल 53 और आर्टिकल 74 दोनों को जोड़िए। 53 कहता है कि संघ की समस्त कार्यपालकी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं। 74 कहता है कि जिनका प्रयोग राष्ट्रपति अपने मंत्री परिषद की सहायता और सलाह से करता है। अब सवाल यह है कि कार्यपालकी शक्तियों के प्रयोग में राष्ट्रपति जब मंत्री परिषद से सहायता और सलाह लेता है तो क्या मंत्री परिषद का एडवाइस उसके लिए बाइंडिंग होता है, यानी क्या वहां पर उस सलाह के अनुसार काम करना वह बाध्यकारी होता है राष्ट्रपति के लिए? शुरुआत में कुछ क्लियरिटी नहीं थी कि एडवाइस का मतलब क्या निकाला जाए, कि एडवाइस का मतलब केवल एडवाइस, काम तो प्रेसिडेंट अपने हिसाब से करेंगे। तो शुरुआती दौर में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और प्रधानमंत्री नेहरू, प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और प्राइम मिनिस्टर नेहरू, इन दोनों के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट यहां पर देखने को मिला। राजेंद्र प्रसाद जी का मानना था कि संविधान राष्ट्रपति को यह कहना चाहता है कि सामान्य स्थितियों में तो वह मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करे, लेकिन संविधान यह कहता है कि राष्ट्रपति अगर चाहे तो वह सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। और अगर राष्ट्रपति सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है तो राष्ट्रपति के पास वास्तविक शक्तियां अपने आप आ जाती हैं। लेकिन नेहरू जी का मानना था कि चूंकि हमने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ब्रिटेन से लिया है, संसदीय लोकतंत्र, और संसदीय लोकतंत्र का गोल्डन रूल ये कहता है कि दो एग्जीक्यूटिव हेड तो जरूर होते हैं, दो कार्यपालिकीय प्रमुख होते हैं, एक राष्ट्रपति और एक प्रधानमंत्री, लेकिन इसमें पहले जो एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं यानी राष्ट्रपति, वह नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होते हैं, यानी नाम मात्र की कार्यपालिका होते हैं।
वह वास्तविक शक्तियां उनके पास नहीं होती हैं, वास्तविक शक्तियां प्राइम मिनिस्टर के पास होती हैं और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास होती हैं। इसलिए नेहरू जी का मानना था कि किसी भी स्थिति में राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के अनुसार ही काम करना चाहिए। शुरुआती दौर में कन्फ्रंटेशन हुए जरूर, लेकिन सामान्य स्थिति यही रही कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही काम करते रहे। बाद में जब इंदिरा जी सत्ता में आई तो वो नहीं चाहती थी कि कहीं भी कोई अनक्लियरिटी रहे और उनके पावर को कोई चैलेंज कर पाए एज अ प्राइम मिनिस्टर। उन्होंने 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया, 42वां संविधान संशोधन किया, और 42वें संविधान संशोधन से यह निर्धारित कर दिया गया कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह राष्ट्रपति के लिए मानना बाध्यकारी है, बाइंडिंग है, मानना ही पड़ेगा। तो यानी अब जो राष्ट्रपति हैं वो अपने मन से कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। राष्ट्रपति कोई भी काम करते हैं, चाहे वो कार्यपालिकी हो सकती हो, विधायी शक्ति हो, न्यायिक शक्ति हो, आपातकालीन शक्ति हो, जो भी शक्तियों की हम बात कर रहे हैं वो सारी शक्तियां प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही राष्ट्रपति करते हैं। तो एक चीज तो ये बहुत क्लियर आपके दिमाग में होना चाहिए। लेकिन जब 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐसा कर दिया गया तो बड़ा बहस शुरू हो गया। डिबेट ये शुरू हुआ कि अगर राष्ट्रपति सब कुछ प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह से ही करेंगे और केवल रबर स्टाम्प है, उनको मानना ही मानना सारी चीजें, तो फिर प्रेसिडेंट के ऑफिस का मतलब क्या निकला? मतलब एक तरीके से तो वो सारी की सारी बातें जो हैं उनको माननी ही माननी है। फिर क्या मतलब यहां पर निकल के आ रहा है राष्ट्रपति की शक्तियों का? तो ऐसे में जनता पार्टी गवर्नमेंट आई 1977 में। जनता पार्टी गवर्नमेंट ने 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया, 44वां संविधान संशोधन किया। आर्टिकल 74 में एक और सब क्लॉज यहां पर लाया गया। कहा गया कि प्रेसिडेंट में रिक्वायर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू रिकंसीडर सच एडवाइस either generally or otherwise, and the president shall act in accordance with the advice tendered after such reconsideration। यानी ये कहा गया कि अगर राष्ट्रपति को किसी मुद्दे पर प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद ने सलाह दिया है तो राष्ट्रपति उस सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य तो है, लेकिन राष्ट्रपति के पास अब एक और शक्ति आ गई, और शक्ति ये थी कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के ऐसे सलाह को एक बार के लिए फिर से रिकंसिडरेशन के लिए, पुनर्विचार के लिए वापस मंत्रिपरिषद के पास भेज सकता है कि आप इसको रिकंसिडर करिए। हां, अगर मंत्रिपरिषद ने पुनर्विचार के बाद फिर से वही सलाह राष्ट्रपति को दे दी तो अब राष्ट्रपति के लिए उसी सलाह के अनुसार काम करना बाध्यकारी हो जाएगा। तो कुल मिलाकर राष्ट्रपति हमारे यहां नाम मात्र की कार्यपालिका है। उनके पास अधिक से अधिक ये शक्ति है कि वह मंत्रिपरिषद की सलाह को एक बार के लिए पुनर्विचार के लिए वापस कर सकते हैं। तो एक तो पहला यहां पर यह देखा जाना था। अब एक चीज और यहीं पर समझिएगा राष्ट्रपति की शक्तियों के संबंध में। द क्वेश्चंस, आर्टिकल 74 क्या कहता है? द क्वेश्चन वेदर एनी एंड इफ सो व्हाट एडवाइस वाज टेंडर्ड बाय मिनिस्टर्स to the president shall not be inquired into in any court। अब चूंकि हमने कहा राष्ट्रपति तो कोई अपने मन से काम कर नहीं रहे, राष्ट्रपति सभी काम मंत्रियों के सलाह पर करते हैं अलग अलग विषय में। अगर यहां पर गृह मंत्रालय से जुड़ा हुआ कोई मामला है तो गृह मंत्रालय राष्ट्रपति को वहां पर क्या करते हैं? सलाह देते हैं। वित्तीय मामलों से जुड़ा हुआ मामला है, वित्त मंत्री उनको सलाह देते हैं। जितने अलग अलग मंत्रालय हैं वो अपने अपने मामलों में राष्ट्रपति को सलाह देते हैं और राष्ट्रपति के नाम से ही भारत में सब कुछ होता है। तो यहां पर यह कहा गया है कि इसलिए अगर मंत्री कोई भी सलाह राष्ट्रपति को देते हैं तो वह सलाह क्या है, इस चीज की जांच जो है वह न्यायालय में नहीं की जाएगी। मतलब जुडिशरी ये नहीं बोल सकती है कि आपने गलत सलाह दिया, सही सलाह दिया। मंत्रियों ने क्या राष्ट्रपति को सलाह दी है, कैसे सलाह दी है, इसकी जांच न्यायपालिका नहीं कर सकती है। ये चीज यहां पर मालूम होना चाहिए। क्लियर है? तो पहली एग्जीक्यूटिव पावर क्या है? आर्टिकल 53 क्लब करके किसके साथ देखना है? आर्टिकल 74। क्लियर? दूसरा जो एग्जीक्यूटिव पावर प्रेसिडेंट का है उसके बारे में आर्टिकल 77 में प्रोविजन किया गया है। अब आर्टिकल 77 में क्या बोला गया है पहले एक बार यहां पर देखते हैं।
आर्टिकल 77 में बोला गया है कि ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शैल एक्सप्रेस्ड टू बी टेकन इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के सभी कार्यपालिकी कार्यवाहियां वह राष्ट्रपति के नाम से ही की जाएंगी। कोई भी कार्यपालिकी कार्यवाही होगी, कोई आदेश जारी किया जाएगा, नीचे सिग्नेचर किसका होगा? प्रेसिडेंट का होगा। तो ये सब अपने आप में क्वेश्चन है कि यहां पर वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि किसके नाम पर राष्ट्र संघ भारत सरकार की कार्यपालिकी कार्यवाहियां होती हैं। क्लियर है? दूसरी चीज क्या है? दूसरा चीज यहां पर है कि the president shall make rules for the more convenient transaction of the business of the government of India and for the allocation among ministers of the said business। यानी राष्ट्रपति की एक और महत्वपूर्ण शक्ति है कि भारत सरकार के कामकाज के को सुविधाजनक बनाने के लिए, जो कामकाज होता है ना कि गृह मंत्रालय कैसे काम करेगा, वित्त मंत्रालय, न्याय मंत्रालय कैसे काम करेंगे, तो उनके कामकाज को, उनके लेन देन को सुविधाजनक बनाने के लिए राष्ट्रपति ही नियम बनाते हैं। जो नियम बनाया जाता है वह राष्ट्रपति के द्वारा नियम बनाया जाता है और ऐसे नियम के अनुसार ही मंत्रियों को काम का वहां आवंटन किया जाता है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। इसका जो आवंटन किया जाता है, अलोकेशन किया जाता है, वह कामों का एक नियम के तहत होता है और नियम कौन बनाता है? प्रेसिडेंट बनाते हैं। तो राष्ट्रपति वह भारत सरकार के कामकाज को अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए नियम बनाते हैं और ऐसे नियम के अनुसार वह मंत्रियों को ऐसे कार्यों का बंटवारा या आवंटन किया जाता है। ये आर्टिकल 77 यहां पर कहता है। तो ये तो था कि कैसे कैसे कार्यपालिकी शक्तियां राष्ट्रपति के पास हैं। जब हम कहते हैं कार्यपालिकी शक्तियां, एग्जीक्यूटिव पावर, तो इसमें क्या क्या चीजें आती हैं? एग्जीक्यूटिव पावर में बात आती है कि किसको वह अपॉइंट कर सकते हैं और किसको वो रिमूव कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ पर प्रेसिडेंट वह बहुत महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियां कर सकते हैं और केवल नियुक्तियां ही नहीं, उनको पदमुक्त भी कर सकते हैं। नियुक्तियां किन पदों पर कर सकते हैं? प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है? राष्ट्रपति करते हैं। या प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ अदर मिनिस्टर्स को कौन अपॉइंट करता है? राष्ट्रपति करते हैं। गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है? राष्ट्रपति। हमारे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी महालेखा नियंत्रक परीक्षक राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत के महान्यायवादी, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। इलेक्शन कमीशन के जो चेयरमैन हैं और मेंबर हैं, या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन और जो मेंबर हैं, या शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी कमीशन के जो चेयरमैन और मेंबर हैं, इन सबको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करते हैं। फाइनेंस कमीशन को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट करते हैं। तो राष्ट्रपति महत्वपूर्ण संवैधानिक पदों पर नियुक्तियां करते हैं और राष्ट्रपति के द्वारा इन्हें हटाया जा सकता है। यानी प्रधानमंत्री, मंत्री, न्यायाधीश, सर्वोच्च और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को राष्ट्रपति ही नियुक्त करते हैं और राष्ट्रपति के द्वारा ही इन्हें हटाया भी जाता है। महालेखा नियंत्रक परीक्षक, चुनाव आयोग के जो आयुक्त हैं, ये सब राष्ट्रपति द्वारा अपॉइंट भी किए जाते हैं और राष्ट्रपति के द्वारा ही इनको क्या किया जाता है? रिमूव किया जाता है। तो पहला और सबसे महत्वपूर्ण जो पावर है वह एग्जीक्यूटिव पावर है प्रेसिडेंट का, जिसके लिए हमने आर्टिकल 53 देखा, हमने आर्टिकल 74 देखा और आर्टिकल हमने 77 देखा था। अब आते हैं दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण शक्ति है राष्ट्रपति की, जो लेजिस्लेटिव पावर है। जब हम लेजिस्लेटिव पावर की बात करते हैं तो लेजिस्लेटिव पावर में विधायी शक्तियों यानी कानून बनाने की जो शक्तियां हैं उनके संबंध में बात कर रहे हैं। इस संबंध में पहला जो आर्टिकल हमारा शुरू होता है वह है आर्टिकल 79। आर्टिकल 79 क्या कहता है? पहले एक बार यहां पर देखते हैं। कहता है कि देयर शैल बी अ पार्लियामेंट फॉर द यूनियन, संघ के लिए एक संसद हमारे यहां होगा, विच शैल कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड 2 हाउसेस to be known respectively as the Council of State and the House of the People।
यानी संसद के 3 हिस्से होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। संसद के 2 सदन और प्रेसिडेंट, ये तीनों मिलकर पार्लियामेंट को बनाते हैं। तो कोई पूछे कि संसद के पार्लियामेंट के कितने भाग हैं, तो पार्लियामेंट के 3 भाग हैं, 2 हाउसेस और 1 प्रेसिडेंट। ऐसा क्यों बोला जाता है कि 3 भाग हैं? ऐसा इसलिए बोला जाता है कि हमारा जो पार्लियामेंट है उसका काम क्या है? पार्लियामेंट का काम कानून बनाना है। पार्लियामेंट क्या है? एक लेजिस्लेटिव बॉडी है ना, उसका काम लॉ मेकिंग बॉडी है, लॉ बनाना है। कैसे बनते हैं लॉ हमारे यहाँ? तो कोई भी कानून बनाना है उसका पहले तो एक ड्राफ्ट होता है, मसौदा होता है ना, बाद में फिर वो कानून बनता है अंतिम में। पहले तो एक मसौदा के रूप में, एक ड्राफ्ट के रूप में होता है। जो ड्राफ्ट होता है उसको हम बिल कहते हैं, यानी विधेयक कहते हैं। ये जो बिल है वो लोकसभा या राज्यसभा में किसी भी हाउस में स्टार्ट होगा, दोनों हाउसेस उस बिल को पास करेंगे और वहां से वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा। प्रेसिडेंट उस पर साइन करेंगे तो वह बिल नहीं रहकर एक्ट बन जाता है, कानून बन जाता है। विधेयक कानून कब बनता है? जब राष्ट्रपति का हस्ताक्षर उस पर रहता है। अब इससे आप समझ सकते हैं कि यानी प्रेसिडेंट का अगर सिग्नेचर न हो तो कोई कानून बन ही नहीं सकता है। इसीलिए पार्लियामेंट का इंटीग्रल पार्ट उनको माना जाता है, क्योंकि उन्हीं के सिग्नेचर से लॉ बनते हैं। तो राष्ट्रपति संसद के जो हैं वह अभिन्न हिस्से हैं। 3 अंगों में से एक अंग कौन है? यहां पर राष्ट्रपति होते हैं। तो ये आर्टिकल 79 के बारे में था। अब आइए एक दूसरा आर्टिकल यहां पर देखते हैं, आर्टिकल 85। यहां से उनके अलग अलग काम आपको धीरे धीरे समझ में आएंगे। ये पार्लियामेंट जो काम करता है ना, वो उसमें सेंट्रल रोल प्रेसिडेंट का हमारे होता है। जो सेशंस होते हैं पार्लियामेंट के, प्रोरोगेशन होते हैं, डिसोल्यूशन होते हैं, इनमें हमारे प्रेसिडेंट का सेंट्रल रोल होता है। कैसे? आर्टिकल 85 ये कहता है, द प्रेसिडेंट शैल फ्रॉम टाइम टू टाइम समन ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट टू मीट। यानी कि राष्ट्रपति ही संसद के दोनों सदनों को बुला दें। पहली चीज तो ये आपको समझना होगा कि हमारा जो पार्लियामेंट के दोनों हाउस हैं, लोकसभा और राज्यसभा, ये साल भर काम नहीं करते हैं। कुछ समय इनका सेशन चलता है और फिर वहां पर सेशन इंटरवल हो जाता है। हमेशा साल भर काम नहीं कर रहे। तो अगर नया सेशन बुलाना है तो इसका जिम्मेदारी किसके पास है? प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट ही लोकसभा या राज्यसभा के सम्मन को टाइम टू टाइम जो है सम्मन करते हैं, यानी आहूत करना। सदन के सत्र को आहूत करने की जिम्मेदारी किसको है? राष्ट्रपति को है। यहां पर एक चीज और बोली गई है कि द प्रेसिडेंट शैल फ्रॉम टाइम टू टाइम सम्मन ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट टू मीट एट सच टाइम एंड प्लेस एज ही थिंक्स। ऐसे समय और ऐसी जगह पर, यानी जरूरी नहीं है कि पार्लियामेंट का सेशन वहीं पर हो जहां पर पार्लियामेंट है। यहां पर ध्यान दीजिए, बोला गया है कि वो जहां उपयुक्त उनको लगे और जिस समय उपयुक्त लगे, राष्ट्रपति सदन के सत्र को आहूत कर सकते हैं। बट आगे यहां पर लेकिन एक एक्सेप्शन जोड़ा गया है, बट 6 months shall not intervene between its last sitting in one session and the date appointed for its first sitting in the next session। यानी 2 सेशन जो हैं उनके बीच में गैप 6 मंथ से अधिक नहीं होना चाहिए। हमारे यहां सेशन को सम्मन करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। वह कभी भी सत्र को आहूत कर सकते हैं, लेकिन उनको यह ध्यान रखना होगा कि आज अगर कोई सत्र खत्म हुआ है तो अगले 6 महीने के अंदर अंदर दूसरा सत्र शुरू हो जाना चाहिए। 2 सत्रों के बीच 6 माह से अधिक का गैप नहीं होना चाहिए। तो हमारे यहां पर यह कहीं नहीं लिखा है कि कितने सेशन हमारे पार्लियामेंट के होते हैं। ये लिखा हुआ है? इसमें नहीं लिखा हुआ। ये क्वेश्चन पिछली बार यूपीएससी में आया हुआ था। कितने सेशन होते हैं ये नहीं लिखा गया है। यहां पर बस इतना बोला गया है कि राष्ट्रपति सेशन को सम्मन करेंगे और 2 सेशन के बीच 6 मंथ से अधिक का गैप नहीं होना चाहिए। तो एक तो आर्टिकल 85 में ये आपको समझना था। दूसरा क्या है? कहा गया है कि द प्रेसिडेंट में फ्रॉम टाइम टू टाइम प्रोरोग हाउस, द हाउसेस आर आइदर हाउस, यानी सत्रावसान जिसे कहते हैं। सत्रावसान का मतलब क्या है? एक सत्र चल रहा है, अब उस सत्र का अंत की घोषणा कौन करेगा?
कि अब सत्र का अवसान होगा, प्रोरोगेशन जिसे कहते हैं, यह प्रेसिडेंट का अधिकार होता है कि वह लोकसभा या राज्यसभा के सत्रों के अवसान की घोषणा करे। राष्ट्रपति ही करते हैं। दूसरी चीज यहीं पर एक और समझिएगा कि राष्ट्रपति का दूसरा महत्वपूर्ण शक्ति है डिसॉल्व द हाउस ऑफ द पीपल। हमारे यहाँ दो हाउस हैं, लोकसभा जिसे हम हाउस ऑफ द पीपल कहते हैं, राज्यसभा जिसे काउंसिल ऑफ द स्टेट कहते हैं। हमारे यहाँ पर राज्यसभा का भी डिसॉल्व नहीं होती है, तो वहां पर तो डिसॉल्व होने का सवाल नहीं है। क्यों नहीं होती है वो आगे पढ़ेंगे। लोकसभा डिसॉल्व होती है, और लोकसभा डिसॉल्व करने की शक्ति किसके पास है? तो प्रेसिडेंट के पास होती है। तो राष्ट्रपति ही लोकसभा का विघटन करते हैं, ये आपको यहां पर मालूम होना चाहिए। अब आइए, आर्टिकल 85 आपने देख लिया, संसद का सत्र वगैरह कौन चला रहा है? प्रेसिडेंट चला रहे हैं। और ये ध्यान रखिएगा, ये सारा काम प्रेसिडेंट क्या अपने मन से कर रहे हैं? पहले इसीलिए क्लियर कर दिए थे कि राष्ट्रपति जितना भी काम करते हैं वह किससे सलाह लेते हैं? वह सारे मामलों में सलाह अपने मिनिस्टर से लेते हैं और उन्हीं के सलाह के अनुसार काम करते हैं। तो ये वैसे कहने को संसद का सत्र कौन आहूत करता है? राष्ट्रपति। यही बात सही भी है, लेकिन राष्ट्रपति किसकी सलाह पर करते हैं? मंत्रियों की। और वह राष्ट्रपति के लिए मानना क्या होता है? बाध्यकारी होता है। अब आते हैं दूसरा, आर्टिकल 86 क्या कहता है? आर्टिकल 86 कहता है संसद का जब सत्र वगैरह होता है तो यहां पर प्रेसिडेंट ही उसको एड्रेस भी करते हैं। द प्रेसिडेंट में एड्रेस आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट आर बोथ हाउस असेंबल्ड टुगेदर and for that purpose require the attendance of members। तो राष्ट्रपति किसी भी एक सदन या दोनों सदन को एक साथ संबोधित कर सकते हैं। कभी भी राष्ट्रपति को अगर लगता है तो वह कभी भी संसद में जा सकते हैं और उसको संबोधित कर सकते हैं। पहला चीज आर्टिकल 86 में यह बोला गया। आर्टिकल 86 में ही एक दूसरी बात बोली गई है, अब उसको देखते हैं। आर्टिकल 86 में एक दूसरी बात बोली गई है कि द प्रेसिडेंट में सेंड मैसेजेस। राष्ट्रपति वह सदन में संदेश भेज सकते हैं। लोकसभा और राज्यसभा में संदेश भेजने का मतलब क्या है? तो आगे पढ़िए। सेंड मैसेजेस टू आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट वेदर विथ रिस्पेक्ट टू अ बिल देन पेंडिंग इन पार्लियामेंट। तो पहला रीजन क्या है संदेश भेजने का? अगर कोई ऐसा बिल है या कोई विधेयक है जो सदन में, पार्लियामेंट में पेंडिंग में है, लंबित है लंबे समय से, और किन्हीं कारणवश वह पारित नहीं हो रहा है, तो राष्ट्रपति कहेंगे कि भाई कानून बनाओ उसको। आप जो है उस संदेश भेजेंगे कि आप उस बिल पर क्या काम कर रहे हैं और क्यों नहीं कर रहे हैं। तो प्रेसिडेंट में सेंड मैसेजेस टू आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट वेदर विथ रिस्पेक्ट टू अ बिल देन पेंडिंग इन पार्लियामेंट आर अदरवाइज। यानी राष्ट्रपति वह किसी लंबित विधेयक या किसी अन्य वजह से सदन को संदेश भेज सकते हैं, लोकसभा और राज्यसभा को संदेश भेज सकते हैं। एंड अ हाउस टू विच एनी मैसेज इज सो सेंड शैल विद ऑल कन्वीनियंट dispatch consider any matter required by the message to be taken into consideration। और यह अपेक्षा की गई है कि जिस भी सदन को संदेश भेजा जाएगा वह सदन राष्ट्रपति के संदेश के अनुसार कार्य करने की कोशिश करेगा। तो ये तो यहां पर यह बोला गया है। अब आइए जो अगला और बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है, आर्टिकल 86 में हमने देखा कि यह बोला गया कि प्रेसिडेंट जो है वह संसद के किसी सदन या दोनों सदनों को एक साथ संबोधित कर सकता है। तो वह तो कभी भी हो सकता है, लेकिन वो जनरल स्पीच है, उसको कहते हैं जनरल स्पीच। लेकिन प्रेसिडेंट का एक स्पेशल एड्रेस होता है, विशेष संबोधन जिसे बोला जाता है स्पेशल एड्रेस, और यह स्पेशल एड्रेस स्पेशल ओकेजन पर होता है। दो ऐसी स्थितियां होती हैं जहां राष्ट्रपति विशेष अभिभाषण करते हैं, स्पेशल एड्रेस करते हैं। और वो स्पेशल एड्रेस क्या है? तो एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन, यानी जब आम चुनाव होता है, वो जो लोकसभा का 5 साल में चुनाव होता है, आम चुनाव के बाद जो पहला सत्र होता है
उस पहले सत्र को पहले राष्ट्रपति के द्वारा संबोधित किया जाता है और बताया जाता है कि आप लोग सांसद बनकर अब आ गए हैं, अब आप लोगों को आगे क्या काम करना है। तो एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन टू द हाउस ऑफ द पीपल and at the commencement of the first session of each year, the president shall address both house of parliament। और हर एक जो है यहां पर प्रत्येक वर्ष का जो पहला सत्र होता है, एक तो हो गया आम चुनाव के बाद पहला सत्र, और प्रत्येक वर्ष जो पहला सत्र होता है, जैसे हर वर्ष पहला सत्र कब होता है? फरवरी में। कौन सा सत्र? बजट सत्र। तो बजट सत्र की शुरुआत किसके स्पेशल एड्रेस से होती है? प्रेसिडेंट की। तो प्रेसिडेंट आम चुनाव के बाद पहले सत्र में और प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र में वह विशेष अभिभाषण दोनों सदनों को देते हैं। और यह विशेष भाषण बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट असेंबल्ड टुगेदर, ये कैसे होते हैं? ये एक साथ इकट्ठे होते हैं और इनको यहां पर एड्रेस, स्पेशल एड्रेस कहते हैं। ये दो सिचुएशन में होता है आर्टिकल 87 में, और वो बताते हैं पार्लियामेंट को क्यों कि आपको क्यों बुलाया गया है, आपको सम्मान क्यों दिया गया है, इसकी वजह वहां पर बताते हैं। उस स्पेशल एड्रेस में होता, उस विशेष अभिभाषण में वहां होता है। एक चीज और यहां पर जाने रहिएगा, जो स्पेशल एड्रेस है प्रेसिडेंट का, उसमें सरकार, जो नई सरकार है या जो सरकार काम कर रही है, मैक्सिमम वो सरकार की नीतियों और दृष्टिकोण के बारे में राष्ट्रपति बताते हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि वो जो पूरा उनका अभिभाषण है, स्पीच है, वह मंत्रियों के द्वारा ही बनाया जाता है, यानी मिनिस्टर्स के द्वारा, मंत्रिपरिषद के द्वारा बनाया जाता है। इसलिए राष्ट्रपति के अभिभाषण में सरकार की उपलब्धियों और भविष्य के दृष्टिकोण की जानकारी हम लोगों को मिलती है और बहुत से महत्वपूर्ण तथ्य वहां पर मिलते हैं। तो ये तो यहां पर जो है यह राष्ट्रपति के बारे में आर्टिकल 87 में जो प्रोविजन यहां पर किया गया था वो हम लोग देख रहे थे। अब आइए और कुछ महत्वपूर्ण चीजें यहां पर हम समझते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल जो 80 हमारा है वो प्रेसिडेंट को कुछ कहता है, और वो क्या कहता है? वो कहता है कि जो प्रेसिडेंट हैं, अगर वो चाहें तो राज्यसभा में वह 12 सदस्यों को क्या कर सकते हैं? वह नॉमिनेट कर सकते हैं। प्रेसिडेंट जो है लिटरेचर, साइंस, आर्ट और सोशल सर्विस, वैसे तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है, लेकिन 12 मेंबर ऐसे होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं। नॉमिनेशन का मतलब ये है जिनका कोई इलेक्शन नहीं होता है, सुपीरियर अथॉरिटी द्वारा कुछ सर्टेन फील्ड से अपॉइंट कर दिया जाता है। वो सर्टेन फील्ड कौन से हैं? लिटरेचर, साइंस, आर्ट और सोशल सर्विस। साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा, ये भी रटा होना चाहिए। ये ऑर्डर में ये प्रश्न बन सकते हैं, इस ऑर्डर को चेंज कर दिया जाए तो आंसर गलत हो जाएगा। जैसे साइंस, लिटरेचर, आर्ट, सोशल सर्विस, तो ये गलत है। क्या है सही यहां पर? लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड सोशल सर्विस। तो एक तो यहां पर साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा से ये 12 सदस्यों को चुनते हैं। और दूसरा कि लोकसभा में भी अब तक 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य को नामांकित किया जाता था आर्टिकल 331 के तहत, लेकिन अभी उसको आगे बढ़ाया नहीं गया है, यानी अभी कोई आंग्ल भारतीय समुदाय को नामांकित नहीं किया जा रहा है। आगे जब संसद पढ़ेंगे तब इसके बारे में और विस्तार से हम बताएंगे। अब इसके अलावा कुछ छोटी छोटी चीजें जो लेजिस्लेटिव पावर में राष्ट्रपति की हैं। राष्ट्रपति संसद में कई रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं, वहां पर संसद में कई तरीके की रिपोर्ट, जैसे ये जो फाइनेंशियल एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है जिसको आप बजट कहते हैं, ये बजट प्रिपेयर तो वित्त मंत्रालय करता है, लेकिन सदन में प्रस्तुत कौन कराता है? तो राष्ट्रपति वहां पर कराते हैं। इसी तरीके से जो कैग की रिपोर्ट होती है, महालेखा नियंत्रक परीक्षक की रिपोर्ट होती है, वो सदन में राष्ट्रपति के द्वारा ही प्रस्तुत कराया जाता है। इसी तरीके से अनुसूचित जाति, जनजाति आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, इन आयोगों के द्वारा जो रिपोर्ट बनाया जाता है, उस रिपोर्ट को भी सदन में प्रस्तुत कराने का काम राष्ट्रपति का ही होता है।
इसी तरीके से संघ लोक सेवा आयोग के भी जो रिपोर्ट होते हैं वह सदन में राष्ट्रपति के द्वारा ही प्रस्तुत कराए जाते। तो राष्ट्रपति कई महत्वपूर्ण जो रिपोर्ट्स हैं उनको यहां पर प्रस्तुत कराते हैं। इसके अलावा कई महत्वपूर्ण कानून बनने की प्रक्रिया में कई महत्वपूर्ण जो विधेयक हैं वो संसद के सदन में लाने के पहले प्रेसिडेंट के पास उनके प्रायर परमिशन के लिए जाता है, पहले उनसे वहां पर अनुमति ले लिया जाए। जैसे मनी बिल, धन विधेयक को अगर सदन में लेकर आना है तो राष्ट्रपति की सिफारिश पहले से, राष्ट्रपति की मंजूरी पहले से जरूरी हो जाती है। या अगर नए राज्यों का गठन करना है, नए स्टेट को फॉर्म करना है तो भी राष्ट्रपति की अनुमति क्या है, जरूरी हो जाती है। तो ये तो था राष्ट्रपति के बारे में कि राष्ट्रपति जो हैं उनके पास विधायी शक्तियां क्या क्या हैं। विधायी शक्तियों में एक और महत्वपूर्ण शक्ति के बारे में हम लोग देखते हैं जिसे हम वीटो पावर कहते हैं। और ये जो वीटो पावर है इसका मतलब क्या होता है, पहले एक बार इसको भी समझते हैं। तो वीटो पावर जो होता है ना, उस वीटो पावर का सबसे महत्वपूर्ण जो पहलू है वो ये है कि प्रेसिडेंट के पास जो है वह शक्ति क्या है उसको हम थोड़ा सा समझते हैं। अभी हमने बात किया कि राष्ट्रपति अपना सभी मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है और वह उनकी सलाह को मानने के लिए बाध्य है। अब अगर उनकी सलाह के अनुसार काम करने के लिए बाध्य है तो राष्ट्रपति के पास अपनी तो कोई शक्ति नहीं है। तो पूछा जाता है कि क्या राष्ट्रपति कभी मना कर सकते हैं किसी बात पर, क्या उनके पास किसी तरीके का वीटो पावर होता है कि नहीं, हम जो है इस चीज को रिजेक्ट करते हैं। वीटो का मतलब निषेधाधिकार, निषेध करने की शक्ति, मना करने का, राइट टू रिजेक्ट, कि क्या पावर यहां पर रिजेक्ट करने का पावर क्या उनके पास है, प्रेसिडेंट के पास। तो विधेयक के संबंध में यह वीटो पावर इंपॉर्टेंट हो जाता है। यानी जब राष्ट्राध्यक्ष के पास वह विधेयक बिल आते हैं तो वह साइन करना उनके पास एक ऑप्शन है और कई दूसरे ऑप्शन होते हैं कि क्या वो मना कर सकते हैं साइन करने से। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, अगर कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति उस विधेयक के साथ कैसा ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो यहां आर्टिकल 111 में जो है ये बोला गया है कि अगर कोई बिल वह दोनों हाउस से पास होकर प्रेसिडेंट के पास आता है तो वो क्या करते हैं। तो कहा गया है कि व्हेन अ बिल हैज बीन पास्ड बाय द हाउस ऑफ पार्लियामेंट इट शैल बी प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट, यह राष्ट्रपति के सामने रखा जाएगा। एंड द प्रेसिडेंट शैल डिक्लेयर आइदर दैट ही असेंट्स टू द बिल और दैट ही विथहोल्ड्स असेंट देयर फॉर्म। तो यहां पर बोला गया है कि अगर राष्ट्रपति चाहे तो उस बिल को अपनी सहमति दे दें और चाहे तो विथहोल्ड करने का मतलब रोक लें, अपनी सहमति न दें, ये उनके पास ऑप्शन। सहमति न देना इसी को हम क्या कहते हैं, वीटो कहते हैं। अब इस चीज को थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। यहां पर बोला क्या गया है कि प्रोवाइडेड दैट द प्रेसिडेंट में एज सून एज पॉसिबल आफ्टर द प्रेजेंटेशन टू हिम ऑफ अ बिल फॉर असेंट रिटर्न द बिल इफ इट इज नॉट अ मनी बिल। तो इनके पास ऑप्शन क्या है, अगर मनी बिल नहीं है तो उसको वापस लौटा सकते हैं with a message requesting that they will consider the bill or any specified provisions thereof, and in particular will consider the desirability of introducing any such amendment as he may recommend in his message. And when a bill is so returned, the House shall reconsider the bill accordingly, and if the bill is passed again by the Houses with or without amendment and presented to the president for assent, the president shall not withhold assent therefrom. अब जो यहां पर समझने वाली चीज है इस पूरे आर्टिकल के जरिए कि राष्ट्रपति के पास जब विधेयक जाता है तो राष्ट्रपति के पास क्या क्या ऑप्शन आते हैं। राष्ट्रपति उस विधेयक को असेंट दे दे, स्वीकार कर ले, उस विधेयक को अस्वीकार कर दे, बिल्कुल पूरी तरीके से अस्वीकार कर दे, या फिर राष्ट्रपति उस विधेयक को रिकंसीडर के लिए भेज दे। यहां पे हमने कहा ना कि रिकंसीडर के लिए रिटर्न कर दे, रिटर्न द बिल। तो एक ऑप्शन होता है कि वह पूरी तरीके से मना न करे, बस वापस लौटा दे।
और चूंकि यहां पर एक और तकनीकी प्रॉब्लम है, तकनीकी समस्या ये है कि संविधान में यह नहीं बताया गया है कि अगर कोई विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजा गया है सदन के द्वारा तो कितने दिनों में राष्ट्रपति वहां पर सिग्नेचर करेंगे। यहां पर बस इतना बोल दिया गया एज सुन एज पॉसिबल। अब इसका तो इंटरप्रिटेशन जल्दी जितनी शीघ्र हो सके राष्ट्रपति को उस पर सहमति या असहमति देनी चाहिए। तो अब ये राष्ट्रपति डिसाइड करेंगे कि उनके लिए एज सुन एज पॉसिबल का मतलब 1 दिन है, 1 महीने, 1 साल या 10 साल है, ये प्रेसिडेंट अपना डिसाइड करेंगे और इसीलिए डिस्प्यूट भी यहां पर हुए थे। बहरहाल अब इस वीटो पावर को पहले एक बार फिर से समझिए। वैसे तो दुनिया में 4 तरीके के वीटो पावर काम करते हैं। एक एब्सोल्यूट वीटो, दूसरा क्वालिफाइड वीटो, तीसरा सस्पेंसिव वीटो और चौथा पॉकेट वीटो। लेकिन हमारे यहां केवल 3 तरीके के वीटो पावर काम करते हैं, एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव वीटो और पॉकेट वीटो। अब इनमें अंतर क्या है पहले एक एक करके समझिएगा। जब हम बात करते हैं एब्सोल्यूट वीटो की यानी पूर्ण वीटो, निरपेक्ष वीटो, इसका मतलब होता है कि बिल आया और प्रेसिडेंट ने उसको रिजेक्ट कर दिया। तो क्या हमारे यहां पर ऐसा प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति वह संसद के किसी विधेयक को पूरी तरह अस्वीकार कर सकते हैं? तो अभी आपने देखा अनुच्छेद 111 में यह बोला गया है कि राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को अपनी सहमति देने से रोक सकते हैं। लेकिन यह कहना आसान है, व्यवहारिक रूप में बड़ी मुश्किलें होती हैं। और उसका वजह क्या है? संसद में कानून कौन बनाता है, लॉ कौन बनाता है? राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट लाए गए, ये कौन बनाया है? संसद के सदस्य। संसद में जो सदस्य होते हैं उनके भी 2 स्वरूप होते हैं, एक जो सत्ताधारी दल के होते हैं रूलिंग पार्टी, और एक जो अपोजिशन पार्टी यानी विपक्षी दल के होते हैं। रूलिंग पार्टी के जो मेंबर होते हैं उनकी मेजॉरिटी होती है, क्योंकि तभी तो सरकार उनकी बनी है। तो अमूमन यह देखा जाता है कि सदन से जितने भी विधेयक पारित किए जाते हैं वह रूलिंग पार्टी के मिनिस्टर के द्वारा पारित किए जाते हैं, जिनको हम सार्वजनिक बिल कहते हैं, सार्वजनिक सरकारी विधेयक कहते हैं। यानी वो गवर्नमेंट बिल होते हैं, मैक्सिमम बिल गवर्नमेंट बिल होते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट बिल ही पास हो सकते हैं पार्लियामेंट से। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट की मेजॉरिटी है, उस पार्टी की मेजॉरिटी है, उसके मेंबर ज्यादा हैं, तभी तो उसकी सरकार है। तो इसलिए अपोजिशन पार्टी भी चाहे तो बिल ला सकती हैं, लेकिन उनके लिए वह पास कराना मुश्किल होगा, क्योंकि उनके पास मेजॉरिटी नहीं होती है। तो अमूमन जो भी बिल होते हैं वह गवर्नमेंट के बिल होते हैं। अब आप इमेजिन कीजिए, गवर्नमेंट ने एक बिल अपना लोकसभा राज्यसभा से पास करा के प्रेसिडेंट के पास भेजा, और प्रेसिडेंट को जो कुछ करना है वो मिनिस्टर्स के एडवाइस पर करना है। तो क्या कोई भी मिनिस्टर वह अपने ही बिल को जो दोनों हाउसेस से पास करके वहां पर भेजा है, क्या वह प्रेसिडेंट से कहेगा कि आप इस पर सिग्नेचर मत कीजिए? यानी जो गवर्नमेंट के बिल होते हैं उन पर तो सिग्नेचर करना ही करना पड़ता है प्रेसिडेंट को। तो फिर एब्सोल्यूट वीटो कहां से आएगा? तो मना कहां कर पाएगा? वहां तो मना ही नहीं कर सकता है। मना तब कर सकता है जब कोई बिल उसके पास प्राइवेट मेंबर का आ जाए, यानी अदर पार्टी का आ जाए। तो वहां अदर देन मिनिस्टर्स, मंत्रियों वाला जो विधेयक है वो तो पारित करना पड़ेगा, मतलब साइन करना पड़ेगा। लेकिन अन्य सदस्यों के द्वारा, प्राइवेट मेंबर बिल द्वारा अगर कोई बिल पास किया गया है तो प्रेसिडेंट मिनिस्टर्स के एडवाइस पर उसे रिजेक्ट कर सकते हैं। यही रिजेक्शन जो है उनका क्या हो जाएगा? एब्सोल्यूट वीटो हो जाएगा। यानी प्राइवेट मेंबर बिल को यहां पर एब्सोल्यूट वीटो के जरिए रोक सकते हैं। दूसरा क्या है? एक और सिचुएशन है जहां पर एब्सोल्यूट वीटो का इस्तेमाल किया जा सकता है। जब यह देखा जाता है कि कोई विधेयक, कोई बिल अगर वहां पर लाया गया तो उस वक्त की सरकार ने उस बिल को लाया, पार्लियामेंट में वो बिल आया, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस से बिल पारित तो हो गया, लेकिन तब तक इलेक्शन अनाउंस हो गए थे और प्रेसिडेंट ने उस बिल पर सिग्नेचर नहीं किया था। इलेक्शन अनाउंस होने के बाद इलेक्शन कंडक्ट हुआ और इलेक्शन के बाद सरकार बदल गई। अब एक नई सरकार आ गई। नई सरकार आने के बाद प्रेसिडेंट वही बने रहे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर बदल गए। नई सरकार ने प्रेसिडेंट्स को एडवाइस दिया कि आपके पास वो जो बिल पुरानी गवर्नमेंट ने भेजा था आप उसको रिजेक्ट कर दीजिए।
और प्रेसिडेंट ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट वह जो भी नया गवर्नमेंट होगा उसके एडवाइस पर काम करेंगे। तो इसलिए एब्सोल्यूट वीटो का इस्तेमाल दो सिचुएशन में किया जा सकता है, एक प्राइवेट मेंबर बिल पर और दूसरा प्रीवियस गवर्नमेंट के बिल पर, पिछली सरकारी जो विधेयक है उनके, और सरकारी जो विधेयक हैं सरकार के, और निजी सदस्य विधेयक पर। इसको कहते हैं एब्सोल्यूट वीटो। दूसरा वीटो होता है जिसे हम सस्पेंसिव वीटो कहते हैं। सस्पेंसिव वीटो का मतलब होता है कि हम रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ समय के लिए हम उसको टाल रहे हैं। मतलब अगर कोई बिल वह पार्लियामेंट का प्रेसिडेंट के पास आया साइन करने के लिए, तो प्रेसिडेंट अगर उसको रिटर्न कर दें एक बार फिर रिकंसीडर के लिए, तो ये जो रिटर्न किया जा रहा है प्रेसिडेंट के द्वारा, ये यहां पर सस्पेंसिव वीटो है। यानी कुछ समय के लिए क्या कर दिया गया, सिचुएशन टाल दिया गया। जब वो वहां पर सस्पेंशन वीटो का इस्तेमाल करेंगे, विधेयक फिर से पार्लियामेंट के पास जाएगा, और पार्लियामेंट अगर उसने फिर से उस बिल को पास कर दिया, तो अब प्रेसिडेंट के लिए उस बिल पर साइन करना, असेंट देना, वह बाइंडिंग हो जाता है। तो इसको हम सस्पेंसिव वीटो कहते हैं, क्योंकि ये कुछ टाइम बीइंग के लिए, कुछ समय के लिए ऐसा होता है। इसे सस्पेंसिव वीटो यहां पर कहा जाता है। तीसरा जो वीटो होता है वह पॉकेट वीटो होता है। पॉकेट वीटो का मतलब है कि जहां पर प्रेसिडेंट किसी भी वीटो का इस्तेमाल ही ना करें, यानी न तो असेंट दें, न ही बिल को विथहोल्ड करें, और न ही रिटर्न के लिए भेजें। न सहमति दे रहे हैं, न असहमति दे रहे हैं, न लौटा रहे हैं, बस अपने जेब में रख ले रहे हैं। इसीलिए इसको पॉकेट वीटो कहते हैं, इसको जेबी वीटो कहते हैं, कि जहां अनिश्चित काल के लिए राष्ट्रपति कोई एक्शन न ले, तो ये अपने आप में एक वीटो बन जाता है, जिसको हम पॉकेट वीटो कहते हैं। हमारे यहां पर चूंकि कोई टाइम लिमिट नहीं दिया गया है, इसलिए यह अनसर्टेनिटी बनी रहती है। लेकिन अमेरिका में पॉकेट वीटो वहां पर भी है प्रेसिडेंट के पास, लेकिन वहां के प्रेसिडेंट के लिए नियम यह है कि विद इन 10 डेज किसी बिल पर उन्हें असेंट या रिजेक्शन जो भी करना है वो करेंगे, 10 दिनों के अंदर। तो पॉकेट वीटो 10 दिनों का कहां पर है, अमेरिका में। हमारे यहां पर कोई टाइम ही नहीं है, चाहे जब तक अपने पास रखिए, यहां पर वो चीज नहीं है। तो ये 3 तरीके के वीटो होते हैं जो प्रेसिडेंट के पास। एक और वीटो होता है जिसे क्वालिफाइड वीटो कहा जाता है, विशेषित जो है वीटो कहा जाता है। और यह क्वालिफाइड वीटो जो है वो ब्रिटेन में देखने को मिलता है। और वहां पर क्या होता है कि अगर कोई भी बिल पास होकर प्रेसिडेंट के पास आया और प्रेसिडेंट ने उसको रिटर्न कर दिया, तो अब जो हाउस है वो उस बिल को और बड़े बहुमत के साथ अगर पारित कर दे, तो तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के लिए उस विधेयक को मानना क्या हो जाता है, बहुत बाइंडिंग हो जाता है। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना काफी है, कल लंबी क्लास ले लेंगे हम लोग। तो अभी प्रेसिडेंट के पावर के बारे में हम लोग देख रहे हैं। अभी थोड़ी देर में नोट्स वाला अभी आपके पास नहीं पहुंच पाया है शायद, तो नोट्स अभी भिजवाते हैं, और फिर नोट्स में ये सारी चीजें, जितनी भी चीजें चल रही हैं वो सारी चीजें नोट्स में लिखी हुई है। तो एक बार नोट्स से रिवीजन अच्छे से कीजिए और ध्यान से सुनते रहिए क्लास में, जिससे कि आपका पूरा का पूरा ऑडियो वीडियो जो विजुअल आपका है मेमोरी, वो मजबूत होता रहे। कल मिलते हैं इसके आगे।